हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अपना सोइल साइंस है वो अपन कंप्लीट करने वाले हैं 7 to 8 क्लास के अंदर। ठीक है, तो अपनी यहाँ पर थर्ड नंबर का जो लेक्चर होने वाला है आज प्लांट न्यूट्रिशन को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपना फेवरेट टॉपिक माना जाता है किसका, अपना आईसीआर का प्लांट न्यूट्रिशन। उसी के साथ जो नेक्स्ट अपन पढ़ाएंगे फर्टिलाइजर के बारे में, मैन्योर वगैरह के बारे में, तो वो भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो आपको बहुत शानदार तरीके से देखना है बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा ये टॉपिक क्या है, स्टूडेंट को याद नहीं रहता। ठीक है, तो याद नहीं रहता तो कैसे आप इसको कंसेप्चुअली कैसे याद कर सकते हो, उसका मैं कंप्लीट आपको इसके बारे में बताऊंगा। उसी के साथ में विजुअलाइज आपको यहाँ पर मैं डायग्राम भी लेकर आया हूँ, तो कैसे कि आप उसको लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रख सको और कितना क्या पढ़ना है। क्योंकि जो प्लांट न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है इसके अंदर डेफिशिएंसी वाला जो टॉपिक है, फंक्शन वाला टॉपिक है, इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। ठीक है, तो आपको कितना क्या पढ़ना है, क्योंकि टोटल अपने पास में जो प्लांट न्यूट्रिशन है, प्लांट न्यूट्रिशन बेसिक चीज है। सर प्लांट न्यूट्रिशन होता क्या है, डेफिनेशन से रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो प्लांट न्यूट्रिशन सिंपल ये है कि अपने जो प्लांट है क्या वो भूखे रहते हैं? नहीं सर, वो भी कुछ तो खाते होंगे, अपनी ग्रोथ करते हैं वो, क्योंकि जब वो जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन से लेकर के इतने बड़े जो प्लांट बनते हैं तो उनके पीछे उनका न्यूट्रिशन का ही रोल होता है। क्योंकि हम खाना खाते हैं, तो हम खाना खाते हैं तो खाने के बाद अपने को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लिपिड मिलती है, प्रोटीन मिलती है। ऐसे ही जैसे अपने लिए वो क्या है, अपने पास में अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, वैसे ही प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट की तरह यहाँ पर काम करते हैं वो क्या है, यहाँ पर अपने पास में यहाँ पर आपको 70 टाइप के क्या पढ़ रहा हूं मैं, एसेंशियल जो अपने पास में एलिमेंट्स होते हैं उनकी बात करेंगे। जो ये एसेंशियल 7 जो एलिमेंट्स है ना, ये है जो सुपर हीरो है किसके लिए, अपने प्लांट के लिए। ठीक है, सुपर हीरो क्यों बोल रहे हो सर इनको, सुपर हीरो में इनको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन जो ये एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, जो ही क्या है अपने पास में प्लांट न्यूट्रिएंट है, यही अपने पास में पूरा रोल प्ले करते हैं प्लांट की ग्रोथ से लेकर के उसके स्ट्रक्चर। मतलब सर ग्रोथ तो सीधा सिंपल आपको समझ में आता है, स्ट्रक्चर मतलब सर, स्ट्रक्चर मतलब अपने पास में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, तो स्ट्रक्चरली जब फॉर्म होते हैं तो उनके अंदर फॉर्म होंगे तो उस टाइम ये एलिमेंट ही वहां पर मेन प्ले रोल यहाँ पर करते हैं। ठीक है, जब आपको मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा प्लांट न्यूट्रिशन का, तो प्लांट न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो अलग अलग बेसिस के ऊपर पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चरल बेसिस के ऊपर कैसे होता है, इसके मतलब रोल के बेसिस पे कैसे होता है, इसके अमाउंट के बेसिस पे कैसे होता है। ठीक है, तो कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में फिट हो गया होगा सर प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है। प्लांट न्यूट्रिशन के लिए जो अपने पास में 70 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सिंपली आपको ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कितने न्यूट्रिएंट, कितने अपने पास में एलिमेंट होते हैं, 70 के अंदर जो सबसे लास्ट में जो डिस्कवर किया गया था वो क्या था, निकल। ठीक है, उससे पहले क्या थे, ओनली 16 यहाँ पर क्या थे अपने पास में न्यूट्रिएंट थे, जब यहाँ पर 1939 के अंदर इनकी डिस्कवरी हुई। तो डिस्कवरी जो एसेंशियलिटी है उसके साथ में इनकी डिस्कवरी जो साइंटिस्ट किए थे उनके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो कौन से साइंटिस्ट अपने पास में यहाँ पर, अर्नोन एंड स्टाउट। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है और ईयर भी आपको याद रखनी है, 1939। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। अर्नोन स्टाउट ने यहाँ पर एसेंशियलिटी के बारे में बताया। एसेंशियलिटी का मतलब सर क्या होता है, एसेंशियलिटी का मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए इतने जरूरी है कि यदि इनमें से किसी की मतलब कमी होती है तो तुरंत उसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, कुछ डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है, उसके साथ में कोई डिजीज देखने को मिल सकती है, या कोई फंक्शन अपना प्लांट के अंदर है वो इससे इफेक्ट यहाँ पर हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के बोले तो सर की इसकी ग्रोथ से लेकर के इसकी लाइफ जो साइकिल होती है उस तक यहाँ पर इफेक्ट डालता है। इसलिए बोलते हैं इसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। और एसेंशियल न्यूट्रिशन पहली टर्म्स। दूसरी टर्म्स मैंने आपको बताया यहाँ पर बेनिफिशियली एलिमेंट्स। बेनिफिशियली मतलब एसेंशियल नहीं है, यदि ये नहीं होंगे तो ऐसा नहीं कि प्लांट अपना ग्रोथ नहीं करेगा, अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं करेगा। हाँ, कुछ परसेंट में इसकी ग्रोथ के ऊपर एडिशनल इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन खाना खा रहे हैं तो जरूरी नहीं है हम डेली अपन जूस पिए, डेली बादाम खाएं, डेली मतलब अपने लिए जो अदर फ्रूट्स होते हैं, अदर अपने पास में जो फूड सोर्स होते हैं वो है जो अपने एडिशनल है, ताकि हमारी बॉडी और भी उसको खाने के बाद एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे। बट अपन नॉर्मली डेली रूटीन में चपाती, राइस वगैरह, दाल वगैरह सब लोग खाते हैं। तो ऐसे ही मतलब जो एसेंशियली एडिशनल होता है वो कुछ होते हैं बेनिफिशियली एलिमेंट्स होते हैं, जिसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे, जो अपने सिर्फ आपको नाम यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इतना क्लियर हो। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपने पास में कि सर जो अपने पास में न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी कुछ तो होगी ना, तो उसकी अवेलेबिलिटी की बात करेंगे कि किस फॉर्म में होते हैं। ये जो जितने भी आपको न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो इनका पहला बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन से यहाँ से क्वेश्चन आता है। ज्यादा डिटेल में आपके इसके अंदर नहीं जाना है, यदि डिटेल में जाओगे जब क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो जितना मैं आपको बताऊंगा उतना ही सिर्फ आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो 70 टाइप का फर्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से हो चुका है। अर्नोन एंड स्टाउट ने दिया था 1939 के अंदर, दिया था एसेंशियलिटी। और जो इन्होंने एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया दिया था, उस क्राइटेरिया के अंदर 3 क्राइटेरिया इन्होंने बताया था। 3 क्राइटेरिया क्या बताया इन्होंने कि कौन सा एलिमेंट एसेंशियल होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं ना प्लांट में। सर हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स किसको बोलेंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसको बोलेंगे। फर्स्ट तो इन्होंने क्या बताया
कि जो इसके लाइफ साइकिल के ऊपर और ग्रोथ के ऊपर, प्लांट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उसको उन्होंने सिंपली क्या बोला, न्यूट्रिएंट। उसी के साथ में यदि कोई मतलब जो अपने पास में एलिमेंट है, यदि उसकी डेफिशिएंसी होगी, उसकी कमी होगी, तो उसकी जो डेफिशिएंसी है वो दूसरा एलिमेंट में मतलब कवर नहीं कर सकता, फुलफिल यहाँ पर नहीं कर सकता। सेकंड बात, तीसरी चीज कि जिस एलिमेंट की जो रोल है ना, वो रोल वही एलिमेंट यहाँ पर मतलब प्ले रोल करता है, ऐसे नहीं कि अदर कोई एलिमेंट उसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। तो 3 रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करते हैं वो किसकी कैटेगरी में जाता है अपने पास में, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। मतलब आपको मैं डायरेक्ट यदि सिंपल भाषा में बोलूं कि सर उसकी मेन जो लाइफ साइकिल होती है उसके ऊपर बहुत मेजर इफेक्ट डालने वाला जो एलिमेंट होता है वो अपने पास में एसेंशियल एलिमेंट यहाँ पर होता है। सर आपने बताया 70 टाइप के एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से यहाँ पर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एक इनको याद रखना है आपको, कैसे याद रखना है, एक रखना है कौन, कौन ये वाला कौन नहीं है, कौन कौन सा याद रखना है, CHO, CHO याद रखना है। NPK सभी को एक साथ में याद रहते हैं, सभी को, जितने भी स्टूडेंट है आपने एग्रीकल्चर से पढ़ा है या किसी से, NPK सभी को याद रहते हैं। तो 6 तो आपको सिंपली यहाँ पर याद हो गया, ठीक है। तो आप अलग अलग इसकी अलग अलग आप ट्रिक्स यहाँ पर रटोगे ना, तो ट्रिक्स पता चलता है, ट्रिक्स याद है, एलिमेंट अपन भूल जाते हैं, बहुत बार ये अपने पास में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन आप डायरेक्ट याद रखो कौन मतलब CHO। सर CHO की मैं बात करूंगा, उसी के साथ में NPK की बात करूंगा, एनपीके की बात कर लिया, CHO की बात कर लिया, उसके बाद में मैं बात करूंगा यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट की, ठीक है, जिसके अंदर अपन चलते हैं यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ पर Fe, Mn, Zn, Cu, ये बिल्कुल 4 लाइन से आपको देखने को मिल रहे होंगे डी ब्लॉक, Fe, Mn, Zn, Cu, ठीक है। तो ये 4 आपको याद रहेंगे, बेसिक आइडिया सभी स्टूडेंट को होगा पी ब्लॉक का, वो सॉरी अपने पास में पीरियोडिक टेबल का, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अपने पास में बच गए, कौन से बच गए, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, ये भी आपको सभी को मेन जो कंफ्यूजन करते हैं, ये तो 4 एलिमेंट आपको कंफ्यूजन करते हैं ये वाले, ठीक है। उसके बाद में कौन सा बच गया अपने पास में, एक बोरोन बच गया। उसके बाद में अपने पास में पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये कौन से ब्लॉक के हो गए अपने पास में सर, एस ब्लॉक, ठीक है। ये आप ऐसे दिमाग में रखोगे तो आप 17 एसेंशियल एलिमेंट्स है ना, ये बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भूलोगे नहीं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ट्रिक्स इसकी अलग अलग ट्रिक्स होती है। जैसे क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाऊंगा अमाउंट के बेसिस पे, तो आपको उसके वहां पर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप लोग मिक्स कर दोगे, यदि ये पैटर्न आपको बताया मैंने, इस हिसाब से आप याद रखोगे, क्योंकि वहां पर अलग अलग आपको ट्रिक्स यहाँ पर याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको सिंपली याद रखना है कौन को आपको CHO वर्ड को कनेक्ट रखना है, उसके साथ में NPK वर्ड को याद रखना है। तो ये जो 6 के 6 क्या हो गए अपने पास में, ये हो गए अपने पास में मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गए। उसके अलावा जो बच गए वो बच गए 2 और अपने पास में, जिसके सल्फर की इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास में हो गए 9 + 8, इस प्रकार में आपको याद रखना है 9 + 8 अपने पास में ये यहाँ पर एसेंशियल मतलब न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। 9 + 8 आप याद रखोगे। अब इसके अंदर अपन डिवाइड करेंगे क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, अमाउंट के बेसिस पे, ठीक है। बाकी आपको मैंने बेनिफिशियली जो एलिमेंट्स बताए वो मैंने बता दिया क्या होते हैं, ठीक है। बहुत कम कंसंट्रेशन के अंदर रहते हैं, जरूरी नहीं है लाइफ साइकिल के ऊपर इफेक्ट डाले या नहीं डाले, ठीक है। जो 4 एलिमेंट आपको इसके अंदर याद रखना है, कौन कौन है यहाँ पर सोडियम है, वेनेडियम है, कोबाल्ट है और यहाँ पर सिलिकॉन है। 4 एलिमेंट इसके अंदर है, 4 एलिमेंट ही आपको सिंपल यहाँ पर याद रखना है, नहीं इनकी अवेलेबल फॉर्म आपको याद रखनी है कि किस फॉर्म में ये अपने पास में अवेलेबल यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो आपको एक सिंपली आइडिया लग गया, इससे हमारे को प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ना क्या है, एक तो इसका सर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद इसके फंक्शन बिल्कुल आपको बेसिक से इसके अंदर बताऊंगा कि फंक्शन कैसे डिपेंड करते हैं, जो स्ट्रक्चर रोल होता है ना, उस स्ट्रक्चर रोल के अकॉर्डिंग इसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। उसके पहले आपको रोल वाला जो कैटेगरी पढ़ाऊंगा मैं, 4 टाइप में इसके अंदर कैटेगरी डिवाइड करूंगा, वो यदि आपको याद होगी ना, फंक्शन वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत यहाँ पर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डेफिशिएंसी भी फंक्शन से ही पूरा रिलेट रहती है डेफिशिएंसी, ठीक है। 5 टाइप का आपको डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको दिखाऊंगा बिल्कुल डायग्राम फॉर्म में, वो आपको दिमाग में डायग्राम को फिट करना है। जैसे आपके माइंड में डायग्राम फिट हो गए ना, तो डेफिनेटली आप ऑप्शन से उसको बिल्कुल सही करके आओगे, ठीक है। तो वही अपनी ट्रिक है यहाँ पर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट के साथ में अपन इसके अंदर ट्रिक्स को मतलब ऐड कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैंने इसको क्लासिफिकेशन किया किसके बेसिस पे सर, अमाउंट के बेसिस पे, कि अपने प्लांट के अंदर किस अमाउंट के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक। जो बहुत मतलब ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है, तब यहाँ पर अपने पास में उनको बोलते हैं, अपने पास में क्या बोलेंगे, मैक्रो। 2 कंडीशन बांटा मैंने, क्या बांटा, एक बार मैक्रो वर्ड मतलब होता है मतलब ज्यादा अमाउंट में, माइक्रो मतलब होता है कम अमाउंट में, माइक्रो वर्ड, ठीक है। तो सेकंड ये होगा, ठीक। ये 2 मेनली कैटेगरी होती है, मैक्रो और माइक्रो। सिंपल आपको डेफिनेशन पूछे, यदि कुछ भी नहीं दे रोल के बेसिस पे या अमाउंट के बेसिस पे, तो सिंपली आप क्लासिफिकेशन में कितने टाइप के यहाँ पर बात करोगे प्लांट न्यूट्रिएंट की, सिर्फ 2, मैक्रो और माइक्रो। यदि आपको रोल के बेसिस पे पूछता है तो फिर वहां पर क्लासिफिकेशन यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं मैक्रो क्या किया, इसको थोड़ा और डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के लिए मैंने इसको 3 कैटेगरी के अंदर बांट दिया मैक्रो को, ठीक है। एक मैंने क्या कैटेगरी में क्या बांटा कि नॉन मिनरल्स, मतलब मिनरल्स आयन नहीं है, सिंपल आयन जो है वो क्या हो गया अपने पास में यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब जो मैंने क्या बोला आपको, कौन वाला वर्ड,
फोन वाला किसके अंदर डाल दिया मैंने यहाँ पर, नॉन मिनरल्स के अंदर। उसके बाद में जो मिनरल्स वाले थे उनको मैंने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, एक मैंने प्राइमरी और एक बोला मैंने सेकेंडरी। प्राइमरी सर कैसे, प्राइमरी मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे प्लांट को बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर कौन से आ गए, एनपीके, ठीक है, ये क्या हो गए, एनपीके। अब आप खुद सोच के देख लीजिए, आप ट्रिक्स याद कर लिया मैक्रो न्यूट्रिएंट की, ठीक है सर मैंने मैक्रो न्यूट्रिएंट के ट्रिक्स याद कर लिया, क्या आप वहां पर ट्रिक्स से यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते थे कि सर कौन से यहाँ पर नॉन मिनरल्स है, आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है, तो वहीं पर फिर आप ट्रिक्स के अंदर एलिमेंट यहाँ पर ढूंढते हुए बैठते, ठीक है। यदि इस पैटर्न से आप याद रखोगे कि सर कौन CHO, उसके बाद में एनपीके हमें सिर्फ सिंपली याद होता है, उसके बाद में क्या, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, इन तीनों को साथ में याद रख लोगे, ये किसके अंदर आ जाते हैं, सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। तो ये अपनी कितनी हो गई टोटल 9, तो 9 तो क्या हो गया अपने पास में यहाँ पर मैक्रो, और अपने पास में बच गए कितने, 8 क्या हो गए, 8 एलिमेंट अपने पास में क्या है दोस्तों यहाँ पर माइक्रो। इतना क्लियर हो सभी को, ठीक है सर। आपने बताया कौन CHO और उसी साथ में आपने बताया एनपीके। CHO कौन याद नहीं रख सकते, तो इसको रख सकते हो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो अपने पास में CHO की पोस्ट होती है मेडिकल साइंस के स्टूडेंटों के लिए, तो CHO याद रख सकते हो। ऐसे यदि कंफ्यूजन होता है कौन से, यदि कोई पोटेशियम लिख दे तो ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। एनपीके याद रख लेना, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ये कौन से हो गए अपने पास में, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हो गए अपने पास में, जो किस टाइप के यहाँ पर मैक्रो न्यूट्रिएंट के, मतलब सर इसके अंदर अमाउंट जो होती है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है, जबकि ये होते हैं बहुत कम अमाउंट में देखने को मिलते हैं, मतलब लेस देन यहाँ पर 100 ppm के आसपास ये देखने को मिलते हैं, जबकि ये है ना ग्रेटर देन 1 ppm से ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं, कौन से मैक्रो ppm मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। 8 एलिमेंट बताया। अब 8 एलिमेंट में वही जो मैंने आपको अभी बताया था, डी और एस ब्लॉक वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है। वो कैसे सर, यहाँ पर देखो FeMnZnCu, ये बिल्कुल सिंपल है, ये आप बिल्कुल उनको चार की टर्म में आप याद रख सकते हो, FeMnZnCu, ठीक है। ये क्या है, पूरे क्या है, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट अपने पास में, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का आपको थोड़ा आइडिया है नहीं भी है तो आप ये ऐसे याद रख लो, FeMnCuZn। उसके बाद में बच गया क्या यहाँ पर अपने पास बोरोन, यहाँ पर बच गया क्लोरीन, मोलिब्डेनम और निकल। निकल आपको सभी को याद है कि सर निकल सबसे लास्ट में यहाँ पर खोजा गया था, और सबसे लास्ट में किसके अंदर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर इसको हमने डाल दिया। 3 बच गए, बोरोन अपने पास में, कैल्शियम और मोलिब्डेनम, ठीक। तो इसके अंदर अपने पास में क्या होगा, बोरोन और कैल्शियम क्या होगा अपने पास में, P ब्लॉक का 1 2, और ये क्या होगा अपने पास में, मोलिब्डेनम D ब्लॉक का यहाँ पर, ठीक। तो ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पर अपने पास में 5 एलिमेंट किसके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपको, 5, और एक निकल भी हो गया, ये 6। तो 6 तो किसके हैं सर, डी ब्लॉक के ही है यहाँ पर, ठीक है। और बच गए मेरे पास में 2, कौन से सर, बोरोन और Cl, BCl याद रख सकते हो, मतलब बोरोन Cl, ये किसके हो गए, P ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए, जो किसके अंदर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर यहाँ पर अपने आते हैं, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन है जो आपको डेफिनेटली यहाँ पर याद रहना चाहिए। इसकी रिगार्डिंग आपको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, वो आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से इसको बिल्कुल रिवाइज कर लेना है। सर CHO कौन बताया आपने, कार्बन हाइड्रोजन, ये नॉन मिनरल्स होते हैं, ठीक है। इनकी अवेलेबिलिटी भी देखेंगे क्या क्या होती है, कौन से किस फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो अवेलेबल वाला फॉर्म भी आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि कौन सा यहाँ पर अपने पास में न्यूट्रिएंट सर प्लांट के अंदर मोबाइल फॉर्म में होता है, और कौन सा यहाँ पर अपने पास में नॉन मोबाइल होता है, कौन सा सोइल के अंदर होता है, उसको बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में यहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। इतना आपको सभी स्टूडेंट को क्लियर हो चुका होगा जो मैंने बताया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने पास में केमिकल नेचर के आधार पर। केमिकल नेचर के आधार पर मतलब सर जिनका केमिकली फॉर्म होता है, जैसे मेटल है, नॉन मेटल है, ये क्या है, केमिकल नेचर होती है। तो मेटल्स के अंदर कौन से हैं अपने पास में, वो आपको यहाँ पर याद रखना है। उस साथ में नॉन मेटल के अंदर कौन से हैं वो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसी साथ में यहाँ पर इसकी जो अमाउंट है कि अपने पास में मेजर फॉर्म्स ऑफ अपटेक, मतलब किस फॉर्म में यहाँ पर अपटेक करते हैं, इसके अंदर आपको बात करूं, ओनली मैं बात करूं CHO, CHO इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पर माने जाते हैं, ये कम से कम इसका 95% अपने प्लांट का यही बनाते हैं, ठीक है। अब जब सब 95% अपने प्लांट के अंदर CHO देखने को मिल रहा है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो सीधी सी बात है अपना जो स्ट्रक्चरल रोल है, स्ट्रक्चर फॉर्म, अपने प्लांट की जो स्ट्रक्चर फॉर्म करने का जो काम होगा, जिसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होगा वो भी किसका होगा, यहाँ पर CHO का। तो जैसे आपके दिमाग में अमाउंट से रिगार्डिंग आया, और 95% में मैं क्या करूंगा, 95% में जो अपने पास में कार्बन है और ऑक्सीजन है सर, इनको मैं 90 में 45% मतलब मेजर जो अमाउंट में देखने को मिलेगा आपको, वो कौन सा देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर 45% कार्बन, उसी साथ में 45% ही यहाँ पर ऑक्सीजन, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में अपने को देखने को मिलता है। 6% नाइट्रोजन, बाकी जो बच गए 5% में, उसके अंदर अपने को यहाँ पर 14 टाइप्स के एलिमेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मेजर जो पोर्शन होता है 95 से लेकर के 96% जो होता है इसी फॉर्म में यहाँ पर रहता है। नॉन मेटल आप याद रख लोगे, इसमें क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, FeMnZnCu, वही सेम पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये किसके अपने पास में S ब्लॉक वाले तीनों एलिमेंट है।
ये एस ब्लॉक वाले तीनों किसके अंदर आ गए, मेटल के अंदर आ गए। तो समझ में FeMnCuZn, जिसको मैंने चारों को आपको साथ में पढ़ाया है, ठीक है। इन तीनों को मैं हमेशा आपको साथ में बोला हूँ, कौन कौन सा, पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, उसके बाद FeMnZnCu, ठीक है। जिनका मैं आपको बिल्कुल पेयर के साथ में पढ़ा रहा हूँ, वो पेयर के साथ में पढ़ाने का मेरा एक मेन यहाँ पर मोटो है कि वो अपने आप में कोई स्पेसिफिक यहाँ पर क्वेश्चन बना करके जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बना के जा रहा है, दो बताया मैंने, एक एस ब्लॉक का पेयर बताया, उसके साथ में आपको एक क्या बताया मैंने, डी ब्लॉक का पेयर। ये जो डी ब्लॉक का पेयर है, ये दोनों एस ब्लॉक के 3 और डी ब्लॉक के 4, तो टोटल कितने हो गए अपने पास में 7। ये 7 एलिमेंट क्या है जो मेटल की फॉर्म में यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है, जब आपको केमिकल नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन यहाँ पर पूछेगा जब, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन मेटल। तो सिंपल है, 7 जब मेटल है तो बाकी बच गई तो क्या है, नॉन मेटल। इसके अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं है। तो दो आपको मेटल वाले याद कैसे रखना है वो मैंने आपको यहाँ पर बेसिक चीज यहाँ पर बता दिया है मैंने, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट यदि अपने पास में पीरियोडिक टेबल आपने अच्छे से डिटेल में भी पढ़ा होगा ना, तो आपको ये चीजें बहुत सिंपल लगेंगी। यदि जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा है फिर भी, तो मैं आपको सिंपल आपको बता दिया कि आपको एस ब्लॉक जब दिमाग में आए तो आपको पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम, वो सॉरी कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम साथ में रखना है, KCAMg, ठीक है। उसी साथ में आपको डी ब्लॉक का पढ़ना है, तो डी ब्लॉक में क्या याद रखना है आपको, डी ब्लॉक में 2 कैटेगरी बनाना है, एक चार वाली क्या बनाना है, FeMnZnCu, ये चारों। उस साथ में 2 कैटेगरी कौन सी बना के रखनी है आपको, मोलिब्डेनम वाली, ठीक है। उस साथ में निकल वाली, जो निकल वाला अपने साथ सबसे लास्ट वाला था, ठीक है। ये आपको कैटेगरी यहाँ पर बना करके रखनी है, ठीक। न्यूट्रिएंट्स का मैंने आपको बता दिया इसकी अमाउंट को लेकर के कि सर 95 से 96% जो अपने पास में रहता है वो कौन सा रहता है, CHO, मतलब कार्बन हाइड्रोजन, जिसके अंदर भी सर 6% के अप्रोक्स यहाँ पर हाइड्रोजन रहते हैं, बाकी कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर 45% के अप्रोक्स यहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने पास प्राइमरी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को लेकर के कि सर किस फॉर्म में यहाँ पर हमें अवेलेबल यहाँ पर होते हैं। 3 तो यहाँ पर बता दिया मैंने आपको, ये तीनों की अवेलेबिलिटी आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। अवेलेबिलिटी सभी की याद रखनी है, लेकिन जो मैं आपको स्लाइड के ऊपर दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है वो, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को होता है, वो किसको लेकर होता है, हाइड्रोजन को लेकर के, ठीक, वो सॉरी ऑक्सीजन को लेकर के और हाइड्रोजन को लेकर के, ठीक। हाइड्रोजन आपको जो मिलेगा वो किससे मिलेगा, सिर्फ H2O से मिलेगा, जबकि ऑक्सीजन आपको H2O के साथ में, H2O के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसके साथ में अदर मतलब ऑक्सीजन के अमाउंट में, मतलब H2O और O2 की फॉर्म में अपने को पास में अवेलेबल रहते हैं, जबकि H2O की फॉर्म में कौन अवेलेबल रहता है अपने पास में यहाँ पर, हाइड्रोजन। जबकि जो CO2 है, आप बोलोगे सर CO2 के अंदर भी ऑक्सीजन है ना, लेकिन नहीं, CO2 की फॉर्म में अपने को सिर्फ अपने को क्या मिलता है यहाँ पर, कार्बन यहाँ पर मिलता है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो आप कभी भी ऑक्सीजन यहाँ पर CO2 की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि जब वाटर होता है, वाटर से क्यों मिलता है, क्योंकि वाटर आपने फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर यहाँ पर पढ़ा हुआ, रेस्पिरेशन, वहां पर आपने देखा होगा कि जो वाटर होता है वो फोटोलाइसिस रिएक्शन यहाँ पर होती है, जिसके अंदर वाटर क्या होता है, स्प्लिट होते हैं, और वाटर स्प्लिट होकर के हाइड्रोजन रिलीज करता है, उसके साथ में ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होता है, और ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, उसको एक्सेप्ट करके क्या करती है, ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज यहाँ पर करती है, ठीक। तो वहां से अपने को क्या मिलता है, यहाँ पर वाटर मिलता है, जब भी प्लांट अपने पास में मेटाबॉलिक रिएक्शन यहाँ पर करता है, ठीक है। इतना क्लियर होगा। जबकि CO2 डायरेक्ट क्या होता है अपने पास में, प्लांट रेस्पिरेशन के द्वारा या फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उस टाइम यहाँ पर इसका क्या करता है, एसिमिलेशन यहाँ पर करता है, ठीक। तो ये फॉर्म आपको याद होगी। क्या याद नहीं रखना कि सर जब CO2 में देखूंगा, ऑक्सीजन यहाँ पर देखूंगा, ऑक्सीजन हमें सिर्फ H2O से और O2 से ही मिलेगी, CO2 से ऑक्सीजन नहीं है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं कि यहाँ पर CO2 के अंदर ऑक्सीजन देख करके सोचते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ से भी मिलती होगी, तो CO2 से कभी भी यहाँ पर ऑक्सीजन आपको यहाँ पर नहीं मिलती है, ठीक। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन अपने देख लिया, 95 से लेकर के 96% अपने को, बाकी 4 से लेकर के 5% अपने पास में जो अदर अपने जितने बच गए, कितने बच गए अदर अपने पास में, 14 एलिमेंट्स अपने पास में यहाँ पर बच गए, ठीक है। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं क्लासिफिकेशन से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में इनकी और अवेलेबिलिटी। नाइट्रोजन जो होता है ये 1.5%, ठीक है। उस साथ में अपने पास में फॉस्फोरस होता है 0.2%, 1.1% होता है अपने पास में पोटेशियम। तो आपको क्वांटिटी इन प्लांट की बात करूं तो उसमें किसका याद रखना है, 3 तो ये याद रखने हैं, ठीक। उसी के साथ में कौन सा याद रखना है आपको, CHO, इतना ही आपको याद रखना है। ज्यादा आप याद रखो तो क्या याद रख लें यहाँ पर कि कैल्शियम भी कितना होता है यहाँ पर, 0.5% यहाँ पर कैल्शियम यहाँ पर होता है, बाकी इससे ज्यादा आप याद मत रखिए, ठीक है। बाकी पूछता भी है तो CHO का मेजर आपको यहाँ पर पूछेगा, NPK तक भी यदि आपको अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो NPK तक यहाँ पर जाएगा, ठीक। इनकी फॉर्म से लेकर अवेलेबल फॉर्म के अंदर, अवेलेबल फॉर्म का मतलब क्या होगा सर, जिसको हमारा प्लांट बिल्कुल आसानी से क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके अपने रूट के द्वारा, और जब रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट अपनी जितने भी अलग अलग पार्ट होते हैं वहां तक वह क्या सकता है, इस न्यूट्रिएंट को पहुंचा देगा। जब वहां पर न्यूट्रिएंट जाएगा तो ये अपनी अलग अलग यहाँ पर जो फंक्शन होते हैं वो उस फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद में प्लांट की ग्रोथ वगैरह के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर, एंजाइम एक्टिविटी के अंदर ये क्या करता है, पार्टिसिपेट यहाँ पर करता है। तो उसके लिए क्या है, अवेलेबिलिटी जरूरी है कि किस फॉर्म में अपने को प्लांट अवेलेबल यहाँ पर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले NO3- और NH4+,
ये अपने पास में नाइट्रोजन इस फॉर्म में करता है। जैसे CO2 जो था वो उस CO2 से क्या मिल रहा था प्लांट को, कार्बन यहाँ पर मिल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर H2PO4 माइनस और H यहाँ पर HPO4, जो अपने पास में H3PO4 होता है, ये H3PO4 होता है। इसी में से क्या होगा, एक मैं यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा H2PO4 माइनस और HPO4 मतलब 2 माइनस, ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। ये जो जितने भी अपने पास में न्यूट्रिएंट है सर, इसके ऊपर चार्ज क्यों है? चार्ज इसलिए है क्योंकि आपने जब सोइल का यहाँ पर आपको बेसिक आपने पढ़ा होगा, जब आपने स्टेट की जो भी एग्जाम दे तो आपको वहाँ पर सोइल थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है, सोइल केमिस्ट्री से रिगार्डिंग। तो आपको पता होगा अपने जितने भी यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं, जो मैं आपको सोइल सोइल पर सेपरेट बताया था, 3 टाइप के, आप कौन सा पढ़ाया था आपको, सैंड, क्ले और सिल्ट। तो ये अपने पास में पार्टिकल्स क्या रहते हैं, अपनी सरफेस के ऊपर जो भी यहाँ पर एलिमेंट रखते हैं वो चार्ज फॉर्म में रहते हैं, और चार्ज फॉर्म में रखने का मतलब ये है कि आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं ताकि अपनी जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रखे। तो ये जो चार्ज आप अपने आप में आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसी टाइम ये पानी के द्वारा क्या करती है, मतलब सोल्यूबल फॉर्म में जाते हैं, और उसी से द्वारा रूट के द्वारा क्या करते हैं, फ्लोएम के माध्यम से क्या होते हैं, अपनी प्लांट के अदर अदर पार्ट में जाते हैं। तो इनका चार्ज की मतलब आयंस जितने भी एलिमेंट है वो अपने पास में अपनी एक यहाँ पर चार्ज की फॉर्म में रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। मेनली नेगेटिव में यहाँ पर ज्यादा रहते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पोटेशियम K+ की फॉर्म में रहता है, ठीक है। कैल्शियम 2+ की फॉर्म में, मैग्नीशियम Mg2+ की फॉर्म में, उसी के साथ में अपने पास में जो सल्फर होता है जो SO4 की, ठीक है। बाकी जितने भी आप मैंने 70 एलिमेंट पढ़ा है, सब क्या होंगे अपने पास में यहाँ पर चार्ज की फॉर्म में। एक ओनली मात्र एक एलिमेंट है, शायद मैंने उसको मेंशन नहीं किया है, वो है अपने पास में बोरोन, ठीक है। बोरोन शायद मैंने मेंशन नहीं किया, तो बोरोन आप याद रख लेना। जो बोरोन अपने पास में है ये है जो न्यूट्रल फॉर्म के अंदर भी क्या कर सकता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है, H3BO3 की फॉर्म में, ठीक है। कौन सा अपने पास में, बोरोन। तो बोरोन आपको सिंगल यहाँ पर याद रखना है। फेरस की बात करूं, फेरस यहाँ पर अपने पास में क्या है 100 ppm, ये बहुत कम अमाउंट में आ गए क्योंकि माइक्रो टाइप के अपने पास में एलिमेंट है। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर Fe2+ की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब हो सकता है, उसी साथ में Fe3 की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब यहाँ पर हो सकता है, लेकिन सबसे जो मेजर ज्यादा रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन के अंदर वो करता है Fe2+। इसके अंदर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा, यदि दोनों ऑप्शन आपको आते हैं तो उसके अंदर Fe2+ आपको करना है, अदरवाइज आपको Fe3+ आ रहा है Fe2+ नहीं है तो Fe3+ करके आना। ऐसा नहीं कि सर Fe2+ आए नहीं, ऐसे ही सेम मैग्नीज के साथ होता है, इसमें भी Mn2+ जो होता है ये मोर एब्जॉर्ब फॉर्म होती है कंपेयर टू Mn+4 की कंपैरिजन के, ठीक है। उसके बाद में जिंक होता है, जिंक Zn2+ की फॉर्म में यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। और यहाँ पर मैंने निकल मेंशन नहीं किया, निकल जो होता है वो भी क्या होता है Ni2+ की फॉर्म में यहाँ पर होता है। बोरोन आपको मैंने बता दिया H3PO मतलब एक मात्र ऐसा अपने पास में एलिमेंट है 17 के अंदर कि ये अपने पास में न्यूट्रल फॉर्म के अंदर भी एब्जॉर्ब यहाँ पर हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसकी भी अपन यहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक। अब जो इंपॉर्टेंट सबसे आता है, ये आता है अपना पास में क्लासिफिकेशन किसका, बेस्ड ऑन रोल ऑफ प्लांट सिस्टम। सर ये रोल ऑफ प्लांट सिस्टम क्या है, जितने भी अपने पास में सिस्टम आपको पता है, प्लांट के अंदर भी क्या होता है, अलग अलग टाइप के सिस्टम्स होते हैं जो अपना वर्क डन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए अपना एक सिस्टम यहाँ पर होता है, ठीक है। तो उनके अंदर अलग अलग रोल यहाँ पर प्ले करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जो होता है स्ट्रक्चरल एलिमेंट। जैसा कि मैंने पहले भी आपको समझा दिया, यदि ये आपको क्लासिफिकेशन याद हो गया तो आप अपना फंक्शन वाला टॉपिक है वो बहुत शानदार तरीके से यहाँ से कर सकते हो। वो सर कैसे, वो सर इसलिए क्योंकि जो अपने पास में स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, स्ट्रक्चरल से नाम में समझ में आना चाहिए कि स्ट्रक्चरल मतलब सर कुछ यहाँ पर फॉर्म हो रहा है नया, और फॉर्म क्या करेगा, प्लांट अपनी सेल वॉल को फॉर्म करेगा या अपनी जितने भी लीव्स वगैरह हैं तो उनका सबका फॉर्म करेगा, तो सेल वॉल होंगे, सेल मेम्ब्रेन होंगे, ऑर्गन्स होंगे। तो इन सबके अंदर उनके जो यहाँ पर मेन कंपोनेंट जो होता है, मतलब जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, तो इनके कॉम्बिनेशन से बनती है। तो इनके कॉम्बिनेशन के अंदर जो मेन कंपोनेंट जो एलिमेंट होते हैं वो ही यहाँ पर क्या होता है CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन। जैसा आपने सुना होगा सेल वॉल फॉर्म करता है तो उसके अंदर सेलुलोज वगैरह होते हैं, सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, पैक्टिन होता है, उनके अंदर सबके अंदर क्या होता है, यहाँ पर कार्बन बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर सोर्स हमें देखने को मिलता है। तो CHO क्या होता है अपने पास में स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं, उसी के साथ में एसेसरी एलिमेंट, एसेसरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट मतलब ये स्ट्रक्चर फॉर्म में कुछ हेल्प करते हैं, एडिशनल हेल्प करने का काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं एसेसरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट, जिसमें क्या है एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन अपनी स्कीम, ऐसे भी याद रख सकते हो एनपीएस से। जो अपने पास में एनपीएस है सर, वो एनपीएस जो भी अपने पास में जो अपने पास में जो अपने ओल्ड जो माता पिता होते हैं उनको यहाँ पर दी जाती है ताकि उनकी एडिशनल कुछ हेल्प हो। मतलब उनका डायरेक्टली ऐसा नहीं कि उनका जीवन यापन उसी से एनपीएस से चल रहे हैं, लेकिन वो कुछ वहां पर हेल्प यहाँ पर कर देते हैं। तो ऐसे ही क्या करते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उस टाइम ये एनपीएस भी क्या करते हैं उसकी हेल्प यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी एंड कैरियर।
जैसा मैंने आपको बताया, जैसे फोटोसिंथेसिस होगा या फिर उसी के साथ में यहाँ पर रेस्पिरेशन वगैरह होगा, तो वहां पर एनर्जी होती है। एनर्जी अपने पास में प्लांट के अंदर किसकी फॉर्म में होती है जी अपने पास में आयंस की फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। और आयंस की फॉर्म में भी ट्रांसफर होती है, तो वहां पर कौन खेलता है, हाइड्रोजन खेलता है। ऑक्सीडेशन खेलता है या रिडक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस खेलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेज प्रोसेस के नाम से अपन जानते हैं। ये प्रोसेस अपन को जनरली मेटाबॉलिज्म के अंदर देखने को मिलती है प्लांट के अंदर, ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। और वहां पर आयंस के हैं, तो आयंस भी एक तरह से क्या है, अपने पास में क्या है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। ऐसा नहीं कि वो एनर्जी आयन से अपना पास में एनर्जी को खा करके बैठा है और उसको लेकर जा रहा है दूसरे को, ऐसा नहीं करते। ये क्या करते हैं, एक आयन से दूसरे आयन को क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं चार्ज फॉर्म में। तो वो जो ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं कैरियर के फॉर्म में। वहां पर अपने आप से कैरियर होते हैं। जब आप यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और ये कि जब आपने पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड वगैरह पढ़े हो, वहां पर फेरोडोक्सिन वगैरह, साइटोक्रोम वगैरह इस टाइप के कैरियर्स पढ़े होंगे, वाहक पढ़े होंगे। जो वाहक जो कैरियर्स होते हैं ये अपने आप में कोई एलिमेंट के फॉर्म में ही बनते हैं। तो वहां पर जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर कैल्शियम होता है, यहाँ पर पोटेशियम और मैग्नीशियम। जब आपने पढ़ा होगा क्लोरोफिल वगैरह फॉर्मेशन वगैरह के टाइम में, या फिर आपने जब फोटोलाइसिस वहां पर होता तो वहां पर भी पढ़ा होगा, तो वहां पर ये कैरियर या रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। अब रेगुलेटर क्या है, कैरियर में आपको समझा दिया। रेगुलेटर मतलब ये जो आयंस होते हैं, ये आयंस जो अपने पास में मेम्ब्रेन है, जैसे मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास में मेम्ब्रेन है। अब ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, ये दूसरी मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है। तो इसके अंदर बैलेंस बनाए रखना जो अपने पास में आयंस है, क्योंकि आयंस में की कंसंट्रेशन सेल के अंदर एक बैलेंस फॉर्म में बने, उसको बोलते हैं रेगुलेशन करना, रेगुलेट करते हैं ये अपने पास आपस में सेल। यदि यहाँ पर आयंस ज्यादा हो गए तो ये आयंस इधर कुछ मतलब क्या कर दिए जाएंगे, इनको इस दूसरी सेल को दे दिए जाएंगे। जब इसके अंदर ज्यादा होंगे तो इसके दूसरी सेल को दे दिए जाएंगे। तो ये रेगुलेशन करता है, अपने पास में कंसंट्रेशन को बनाए रखते हैं सेल, ताकि ये प्रॉपर तरीके से बैलेंस रहे। तो ये रेगुलेशन का भी यहाँ पर काम करते हैं, जिसके अंदर पोटेशियम सबसे मेन यहाँ पर आता है। कैरियर की फॉर्म में यहाँ पर अपने पास में मैग्नीशियम इंपोर्टेंट यहाँ पर आते हैं। तो आपको कैरियर की फॉर्म में कभी आंसर आए तो आंख बंद करके आपको मैग्नीशियम यहाँ पर कर देना है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कैटलिस्टिक या यहाँ पर एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर या कैटलिस्टिक की मतलब जितनी भी प्रोसेस है वो सब किसके ऊपर है, एंजाइम के ऊपर डिपेंड है। और एंजाइम है, और एंजाइम अपने आप में उसकी यदि अपने को स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाने के लिए या उसको प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए को फैक्टर की फॉर्म में उसको एक हेल्प करते हैं, जो मेटल्स ये आयंस की फॉर्म में होते हैं। ये आयंस जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनको कैटलिस्टिक या को फैक्टर की तरह काम करते हैं, जिसके अंदर क्या आता है, Fe, Mn, Zn, Cu, MO, Cl और बोरोन, ठीक है। ये कंप्लीट क्या आ गए, जिसके अंदर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो अपने पास में जिंक होता है, ठीक। तो यहाँ से आपको जिंक बिल्कुल नहीं भूलना है। रेगुलेटर कभी भी बात करें तो वहां पर क्या रखना है, पोटेशियम या क्लोरीन भी बहुत बार यहाँ पर रेगुलेट का काम यहाँ पर करती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम भी बहुत ज्यादा कैरियर की तरफ यहाँ पर बिहेव यहाँ पर करता है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट में आपको CHO याद रखना है यहाँ पर। NPS अपने पास में नेशनल पेंशन स्कीम मतलब सर एसेसरी का तरह काम करता है अपने पास में। तो एसेसरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन हो गए, ये हो। तो चार टाइप के अंदर आपको रोल के बेसिस पे मैंने यहाँ पर डिवाइड किया, जहां से बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। अब फंक्शन को कैसे याद रखना है, जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर जब दिमाग में आए तो क्या कौन से एलिमेंट याद आ रहा है आपके दिमाग में आ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो सर जो कार्बन होता है ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए मतलब जो अपने पास में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इन सबसे मिलकर के ही तो सेल मेम्ब्रेन वगैरह फॉर्म होती है। तो उसके अंदर ये जो बेसिक रोल होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, उनके अंदर कार्बन यहाँ पर होता है। उस साथ में ऑक्सीजन की यहाँ पर बात करें तो ऑक्सीजन जितने भी अपने ऑल ऑर्गेनिज्म होते हैं उन ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, ऑलमोस्ट यहाँ पर अपने पास में प्रेजेंट होता है यहाँ पर एज ए कार्बन टू सम एक्सटेंट, बिकॉज इट इज द फाउंड इन द ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म कंपाउंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये है जो अपने पास में क्या है, किसकी तरह बिहेव करता है, अपने पास में कोई अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उनके अंदर हेल्प कर, डायरेक्ट हेल्प यहाँ पर करता है। साथ में इसका अपने पास में जो ऑक्सीजन वगैरह होते हैं इनके अंदर, जैसे आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं C6H12O6, ये मेरे पास में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, कार्बन दिखाई दे रहा है, ये किससे फॉर्म हो रहे हैं, सभी CHO से फॉर्म हो रहे हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की कभी भी इनकी बात करेंगे तो वहां पर तीनों एलिमेंट की इनकी बात करेंगे, इसकी, हाइड्रोजन की, इसकी। तो आपको इनका फंक्शन क्या हो गया, इसका फंक्शन होगा कि अपने पास जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर फॉर्मेशन के अंदर हेल्प कर दें यहाँ पर। सिंपली बाकी आप इनके अंदर रीड भी कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मेन रिड्यूसिंग यहाँ पर होता है रिड्यूसिंग एजेंट एंड प्ले ए क्रूशियल रोल इन द एनर्जी रिलेशन ऑफ सेल। हाइड्रोजन एनर्जी ये मतलब अपने पास में स्ट्रक्चरल का तो मेन प्ले रोल यहाँ पर करता है जो मेटाबॉलिज्म में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है वो रिडक्शन का। क्योंकि हाइड्रोजन जब आपको दिखती है तो हाइड्रोजन दिखते हैं सर, ये रिडक्शन, और किसकी बात कर रहे हैं सर, रिडक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है।
इसकी बात करें रिडक्शन की। और जब जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है तो उसके अंदर अपन किसकी बात करते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की। तो H+ यहाँ पर हैज एनर्जी की तरफ फॉर्म यहाँ पर करते हैं। जब आपने एटीपी वगैरह फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ा होगा तो वहां पर भी H+ का यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल यहाँ पर रहता है किसके अंदर, एनर्जी ट्रांसफर के अंदर, ठीक। इसलिए क्या करता है यहाँ पर, क्रूशियल रोल इन द रिलेशनशिप, मतलब एनर्जी रिलेशनशिप ऑफ द सेल, उसके साथ में मतलब स्ट्रक्चर के साथ में इसका एक और इंपॉर्टेंट रोल किसके अंदर है, मेटाबॉलिज्म के अंदर यहाँ पर रहता है हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का रोल जो होता है, नाइट्रोजन आपने पढ़ा होगा अमीनो एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। जब आपने न्यूक्लिक डीएनए वगैरह, जब मैंने भी आपको जेनेटिक्स वाला जो पोर्शन पढ़ाया था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पर भी आपको मैंने बताया था नाइट्रोजन बेस यहाँ पर पढ़ाया था, जहां पर आपको स्ट्रक्चर भी बना करके मैंने समझाया था, जहां पर नाइट्रोजन भी पाया जाता था, कार्बन भी पाया जाता था। वो स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर मतलब क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। लेकिन जो मेन कंपोनेंट तो आप था वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही था, लेकिन कुछ अमाउंट में आपको नाइट्रोजन भी, जैसे मैंने आपको साइक्लिक रिंग बताई जिसके अंदर मात्रा कितने थे, 2 यहाँ पर नाइट्रोजन थे, जबकि 4 क्या थे वहां पर कार्बन थे, ठीक। मतलब एसेसरी हेल्प कर रहे थे। तो ये न्यूक्लिक एसिड का और साथ में अमीनो एसिड का जो मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट कंपाउंड, मतलब कंपाउंड होता है, वो क्या होता है अपने पास में, नाइट्रोजन ही। तो यह किसके फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है यहाँ पर, अपने पास में जितने भी अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन टू न्यूक्लिक एसिड, मेन कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन न्यूक्लिक एटीपी हो गया, एनएडीपी, ये सब क्या है, प्रोटीन है। एंड द ओरिजिनल कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोफिल, द पिगमेंट्स दैट गिव प्लांट देयर ग्रीन कलर, ठीक। ग्रीन कलर जिसकी वजह से देता है, मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, क्लोरोफिल की। जब क्लोरोफिल की आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उस टाइम भी आपको नाइट्रोजन उसकी साइक्लिक रिंग के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो एक क्लोरोफिल का फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है। उसी साथ में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका यहाँ पर अपने पास में, प्रोटीन का। उस साथ में एटीपी, उस साथ में एनएडीपी, H2 जो बनता है, फॉर्म होता है अपने पास में, हैज एनर्जी सोर्स, वहां भी यहाँ पर अपने पास में किसकी फॉर्म करता है, यहाँ पर किसका हेल्प करता है, नाइट्रोजन यहाँ पर हेल्प करता है। क्योंकि एक टाइप के क्या है, प्रोटीन होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। जब आपने एटीपी पढ़ा हुआ तो एटीपी क्या है, एक टाइप का क्या अपने पास में यहाँ पर एडेनिलिक, जो अपने पास में एडेनिलिक ट्राइफॉस्फेट था, वो सब फॉर्मेशन होकर के न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो रहा था। तो न्यूक्लियोटाइड ही, और न्यूक्लियोटाइड सब क्या है, ये भी एक प्रोटीन का सोर्स होते हैं अपने पास में, ठीक। तो ये किसके द्वारा बनेंगे, नाइट्रोजन की हेल्प से यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, तो ये आपको 4 तो बिल्कुल याद रखने हैं। तो साथ में फॉस्फोरस भी आपको याद रखना है। फॉस्फोरस का मेन जो रोल होता है यहाँ पर, वो यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसका है एनर्जी ट्रांसफर के अंदर। जब फॉस्फोरस आपने पढ़ा होगा एटीपी के अंदर, एटीपी आपने देखा होगा एडीपी से एटीपी बन रहा था, उसके बाद में एडीपी टूटता था, एडीपी के साथ वापस फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता था, फिर एटीपी फॉर्मेशन होता है। मतलब सर एनर्जी, मतलब करेंसी अपने पास में जो एनर्जी की जो करेंसी है वो क्या है, एटीपी, उसके फॉर्मेशन के अंदर जो हेल्प करते हैं वो करते हैं फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस यहाँ पर अपने पास में है एनर्जी ट्रांसफर, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है। तो मेनली जो आपको याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एनर्जी करेंसी जो अपने पास में, वहां पर इसका की रोल होता है किसका, यहाँ पर फॉस्फोरस का, ठीक है। नेक्स्ट इसके रोल की बात करें तो यहाँ पर अपने पास में रूट ग्रोथ की बात में, उसके प्रमोट अपने पास में स्टेबलाइजमेंट ऑफ यंग प्लांट, फ्लोवरिंग, फ्रूट सेटलिंग एंड राइपनिंग, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एंड ओवरऑल प्लांट डेवलपमेंट। तो पूरे प्लांट डेवलपमेंट पे यहाँ पर हेल्प करता है। लेकिन जो मेन इसका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो रूट की ग्रोथ के ऊपर यहाँ पर रहता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम। ये आपको सिंपली आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर भी आपको क्या मेन फीचर यहाँ पर इनके याद रखने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हेल्प इन ऑस्मोटिक एंड आयनिक रेगुलेशन, एक्ट हैज द कोफैक्टर ऑफ एक्टिवेटर फॉर मेनी एंजाइम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जब प्रोटीन एंड मेटाबॉलिज्म का जब फॉर्मेशन होता है तो वहां पर है जब कोफैक्टर की तरह। उसी के साथ में पोटेशियम, जब आपको पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम 3 एलिमेंट बताया था आपको, तीनों एलिमेंट रेगुलेशन की भी काम करता है। मतलब क्या करता है ये, ऑस्मोटिक एंड आयनिक रेगुलेशन, एक्ट एज द कोफैक्टर या फिर हेल्प यहाँ पर करता है। तो मेन जो रोल है पोटेशियम का किसका है अपने पास में, यहाँ पर रेगुलेशन का। उसके बाद में अदर इसके फैक्टर की बात कर लेते हैं। मेन रोल इन स्टोमेटल मूवमेंट एंड ट्रांसपिरेशन। जब ट्रांसपिरेशन आपने देखो ना तो वहां पर जो अपने पास में स्टोमेटा का क्लोज होने का जो रीजन होता था यहाँ पर, वहां पर भी पोटेशियम यहाँ पर हेल्प करता था। तो यहाँ पर जब ग्रोथ कंडीशन होती है तो ग्रोथ कंडीशन के अंदर अपने पास में पोटेशियम यहाँ पर बहुत यहाँ पर अहम भूमिका यहाँ पर मतलब रोल प्ले यहाँ पर करता है। हेल्पफुल इन द ओपनिंग स्टोमेटा, ओपनिंग मतलब स्टोमेटा को ओपनिंग करता है। उसके बाद प्रमोट ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर टर्जिडिटी एंड द स्टेम रिजिडिटी, ठीक है। मतलब शुगर का ट्रांसलोकेशन में भी ये पोटेशियम यहाँ पर हेल्प करता है। तो नॉर्मली आपको पोटेशियम से रिगार्डिंग यहाँ पर आपको इसकी बातें यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। कि मेन जो रोल होता है यहाँ पर इसका किसके अंदर रहता है सर, रेगुलेशन के अंदर रहता है। उसके अलावा ये क्या करते हैं अपने पास में यहाँ पर ग्रोथ कंडीशन के अंदर, मतलब सर जब सूखा पड़ता है रेजिस्टेंट, इंक्रीज इन रेजिस्टेंट टू ग्रोथ कंडीशन, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है, किसकी एबिलिटी है सर, स्टोमेटा को रेगुलेट करने की।
ठीक है। तो जब जब ये स्टोमेटा को रेगुलेट करेगा, तो जब ग्रोथ कंडीशन है, जब प्लांट को यहाँ पर ट्रांसपीरेशन को कम करना होगा, तो उसकी हेल्प करेगा स्टोमेटा को क्लोज करने में कौन? पोटेशियम। तो इसके अदर इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट हो गए, लेकिन तो सबसे बेसिक जो फैक्ट है किसके? एनपीके की, वो मैं आपको बता देता हूँ। एनपीके जो है सिंपली जब सबसे ज्यादा अपने पास में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह के अंदर हेल्प कर रहे हैं, तो मतलब सर ये ग्रोथ के अंदर तो सबसे जो मेन जो अपने पास में एलिमेंट है, तो ग्रोथ के अंदर अपने पास में कौन हेल्प करता है? अपने पास में यहाँ पर कौन करता है? जल्दी बताइए। यहाँ पर पास में नाइट्रोजन। नेक्स्ट बात करते हैं फॉस्फोरस की, और उसके बाद में पोटेशियम की। फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस आपको बताया मैं, रूट ग्रोथ के लिए जो सबसे बेस्ट जो अपने पास में एलिमेंट है वो क्या है? अपने पास में रूट ग्रोथ या रूट डेवलपमेंट के लिए कोई है? फॉस्फोरस। पोटेशियम अपने पास में ग्रोथ कंडीशन के अंदर। तो जब जब आपको कोई बेसिक यहाँ पर आपको डायरेक्ट पूछे, तो ये इनके अदर डायरेक्ट इफेक्ट है जो अपने को डेफिशिएंसी वाले जो सिम्टम्स है वहां पर भी अपने को देखने को यहाँ पर मिलेंगे कि कैसे इस प्रकार से यहाँ इफेक्ट यहाँ पर वहां पर डालते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम। तो कैल्शियम का तो रोल आपको वैसे ही समझ में आता होगा कि जो कैल्शियम पेक्टेट होते हैं अपने पास में, ये सेलुलोज होते हैं, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ये किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर मोर अमाउंट में यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो आपको बता रहा हूं मैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कहां पर फिक्स हो रहा है? जाकर के सेल वॉल फॉर्मेशन में। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको जो अपने पास में मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी वाला कंसेप्ट है वो भी बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा। यदि आपको ये याद है कि सर कैल्शियम जो होता है ये की रोल प्ले करता है किसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के अंदर? सर सेल वॉल के फॉर्मेशन के अंदर। सेल वॉल के साथ साथ यहाँ पर अपने पास में सेल डिवीजन के अंदर भी यहाँ पर हेल्प यहाँ पर करता है। ठीक, फाउंड इन ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब टिप एंड बड्स के अंदर। क्योंकि जब जब अपने पास में नया प्लांट ग्रो करेगा तो नए नए जो जितने टिप्स होती हैं, लीव्स होती हैं, बड्स होती हैं, उनके अंदर यहाँ पर कैल्शियम यहाँ पर ज्यादा अपने को देखने को मिलता है। तो टिप्स एंड बड्स की जब जब बात आएगी तो किसकी बात करेंगे अपन? सर कैल्शियम की यहाँ पर बात करेंगे। इसका डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी यहीं पर दिखाई देता है। यहाँ पर क्यों दिखाई देता है उसकी भी अपन यहाँ पर बात करेंगे। मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम जो सबसे मेन जो यहाँ पर कंपोनेंट होता है किसका? अपने पास में क्लोरोफिल का। तो क्लोरोफिल उस साथ में को फैक्टर की तरह भी यहाँ पर बिहेव करता है कौन? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जब जब दिमाग में आए तो आपको यहाँ पर क्लोरोफिल यहाँ पर दिमाग में आना चाहिए। और जब जब भी नाइट्रोजन आपके दिमाग में आए तो उसके प्रोटीन से रिगार्डिंग, न्यूक्लिक एसिड से रिगार्डिंग आपके दिमाग में आए। मेटाबॉलिज्म में यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है सर कार्बन के साथ में। यहाँ पर उसी के साथ में आपको जब जब फॉस्फोरस दिमाग में आए तो फॉस्फोरस दिमाग में आते ही क्या आना चाहिए सर? एटीपी एनर्जी। एटीपी एनर्जी के साथ में क्या करता था? रूट को ग्रोथ, रूट को प्रमोट करने का काम करते थे। जब जब आपके पास में पोटेशियम का दिमाग में आए तो पोटेशियम सर यहाँ पर आयनिक रेगुलेशन या अपने पास में रेगुलेशन को बनाए रखने का काम करता था। उसी के साथ में कोफैक्टर की तरह बिहेव करता था। उसी के साथ में पोटेशियम किसकी तरह कार्य कर रहा था, मतलब किसकी तरह फंक्शन कर रहा था? यहाँ पर अपने पास में यहाँ पर ग्रोथ कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस, क्योंकि सर स्टोमेटा की ओपनिंग को भी यहाँ पर रेगुलेट करने का काम करता है पोटेशियम। तो एनपीके आपको याद होगा। सीएचओ जो मेन था, सीएचओ यहाँ पर स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे थे। स्ट्रक्चर में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन वगैरह की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प कर रहे थे। हाइड्रोजन था सर बहुत प्ले रोल कर रहा था मेटाबॉलिज्म के अंदर, क्योंकि सर एनर्जी के साथ में खेलता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर इसकी मतलब बहुत ज्यादा मतलब जो रोल होता है, जिसके अंदर अपन डिहाइड्रोजनेज यहाँ पर एक्टिविटी पढ़ते हैं जब आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन भी यहाँ पर पढ़ाया आपको जाता है। तो मेनली जो रोल होता है H+ का किसके अंदर? एनर्जी सोर्स के अंदर यहाँ पर अपने पास में हेल्प यहाँ पर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर की। सल्फर जो होता है, ये सल्फर क्या करता है इसकी बात कर लेते हैं। तो सल्फर भी एक अपने पास में अमीनो जो एसिड होते हैं, उन अमीनो एसिड का क्या रहता है यहाँ पर? कंपोनेंट होते हैं या कंस्टिट्यूएंट रहते हैं। तो सल्फर का जो कंटेनिंग, जैसे आपको अमीनो एसिड भी बहुत सारे यहाँ पर डायरेक्ट आपको सल्फर से रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये पूछ लेगा आपको डायरेक्ट कि अपने पास में कौन से अमीनो एसिड है सल्फर कंटेनिंग है, अमीनो एसिड है। तो कौन सा यहाँ पर? साइटिन, सिस्टीन है, उसके साथ में मिथियोनिन। तो मिथियोनिन और यहाँ पर सिस्टीन, ये अमीनो एसिड क्या है अपने पास में? सल्फर कंटेनिंग है। सल्फर रिच अमाउंट में यहाँ पर देखने को मिलता है। विटामिन की बात करूं तो विटामिन में आता है यहाँ पर थियामिन और उसके साथ में बायोटीन। तो बायोटीन और थियामिन जो विटामिन होते हैं उनके अंदर सल्फर रिच अमाउंट में देखने को मिलता है। जबकि अमीनो एसिड की बात करूं तो सिस्टीन यहाँ पर अपने पास में, उसके बाद मिथियोनिन, ये दोनों आपको याद रखना है जो अपने पास में अमीनो एसिड के फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर हेल्प यहाँ पर करते हैं। ठीक है, सल्फर को लेकर के इतना आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है। जब आपने यहाँ पर हर्शेन चेस का यहाँ पर मतलब जो एक्सपेरिमेंट था वो भी आपने जब जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा हो तो वहां पर भी देखा होगा आपने। यहाँ पर उसके साथ में जब उसके अंदर यहाँ पर सल्फर लिया था, फॉस्फोरस लिया था। सल्फर का किसके लिए लिया था? प्रोटीन के लिए। जब प्रोटीन कोड था वायरस का उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जबकि फॉस्फोरस किसके लिए लिए थे? याद कीजिए, फॉस्फोरस लिए थे यहाँ पर डीएनए के लिए, क्योंकि डीएनए क्या था? एज ए न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है जिसके अंदर फॉस्फेट यहाँ पर सारा अमाउंट में देखने को मिलता था, वहां पर सल्फर नहीं था। और जब प्रोटीन की अपन बात करते हैं प्रोटीन के अंदर फॉस्फोरस नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों टाइप के S32 और उसके साथ में P35 वाला ये मतलब यहाँ पर अपने पास में वो यूज यहाँ पर किए थे। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो अपने पास में आयरन है, आयरन का आपको फंक्शन याद रखना है। आयरन क्या करता है? ये बहुत एक एंजाइम एक्टिविटी के अंदर हेल्प यहाँ पर करता है। ये एसेंशियल कंपाउंड
एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी एंजाइम एंड कैरियर इंक्लूडिंग साइटोक्रोम, जो अपने पास में रेस्पिरेटरी एलिमेंट कैरियर जो मैंने आपको पहले बताया था, उसके साथ में फेरिडोक्सिन। ठीक है, अब कुल मिलाकर जो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एपी, एमएन, CUZN, ये सब क्या थे, कौन सी कैटेगरी में डाला था मैंने कहो, इनको एक्टिवेटर की तरह या कैटलिस्टिक की तरह। तो ये इसी टाइप के बिहेव करेंगे जो आपको बता रहा हूँ। बस के अंदर आपको स्पेसिफिक चीज क्या याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो आप याद रख लें कि यहाँ पर की मेटाबॉलिक फंक्शन लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन, फोटोसिंथेसिस एंड इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जो यहाँ पर प्ले मेन रोल करता है वो क्या है, फेरस है। मैग्नीज यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसकी स्पेसिफिक जो फीचर होता है फेरस का वो क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन। यदि ह्यूमन से रिलेट करके पूछेगा तो यहाँ पर अपने पास में हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प यहाँ पर करते हैं आयरन। तो आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो अपने अंदर एनीमिया देखने को, एनीमिया क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि एनीमिया जो अपने पास में आयरन है किसकी हेल्प करता है यहाँ पर फॉर्मेशन के लिए, हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो अपने पास में ब्लड जो होता है, ब्लड की काउंट जो ब्लड का मतलब है वो अपनी बॉडी के अंदर कम होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, एनीमिया कोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जिंक, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेनी डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज जब आए तो जो आपको क्या करना है, जिंक यहाँ पर याद रखना है। और डिहाइड्रोजनेज मतलब जितनी भी जो आपके पास में सर कार्बनिक डिहाइड्रोजनेज या एनहाइड्रेज रिएक्टिविटी होती है, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज वाली हो रही है, ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेज हो रही है, मैलिक डिहाइड्रोजनेज हो रही है, ये जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उनके अंदर सबके अंदर हैज ए कोफैक्टर, हैज ए एक्टिवेटर, हैज ए कैटालाइटर की तरह बिहेव करता है जिंक। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीज, इन्वॉल्व इन द O2 मतलब O2 जो वाला सिस्टम था अपने पास, जो आपको फोटो सिस्टम वहां पर पड़ा होगा तो वहां पर आपको स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पड़ा होगा। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के अंदर जो हेल्प जो करता है वो करता है मैग्नीज। तो आपको किस में दिमाग रखना है, मैग्नीज को जब भी मैग्नीज दिमाग में आए तो वाटर का जो स्प्लिटिंग होता है वो मैग्नीज की हेल्प से आता है। मैग्नीज होता है उसके साथ में यहाँ पर क्लोरीन भी यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट में यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलता है। प्रमोट सीड जर्मिनेशन, बिल्कुल सीड जर्मिनेशन भी यहाँ पर प्रमोट करता है। क्यों करता है, क्योंकि सर ये वाटर का जब सीड होता है, सीड के अंदर बहुत उनको थोड़ा बहुत अमाउंट में मॉइस्चर चाहिए तभी तो जर्मिनेट करेंगे। तो वहां पर भी ये है जो वाटर का लाइसिस करने का काम करता है, इसलिए सीड के जर्मिनेशन के अंदर भी हेल्प यहाँ पर करता है। और साथ में यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ एंजाइम आर्जिनेज, उसी साथ में फोस्फोट्रांसफेरेज का भी के अंदर जो एंजाइम है उसके अंदर कंपोनेंट यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट वाटर का मैग्नीज जाता है, मैग्नीज वाटर को तोड़ देता है, ऐसा नहीं होता। जब वाटर का स्प्लिट होता है तो वहां पर एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो एंजाइम का यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर हेल्प जो करते हैं, एंजाइम की यहाँ पर हेल्प करने का काम कौन करता है, यहाँ पर अपने पास में मैग्नीज। एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन एसिमिलेशन एंड द प्रोटीन सिंथेसिस, उसके साथ में प्रोटीन सिंथेसिस एंड अपने पास में नाइट्रोजन का एसिमिलेशन के अंदर भी यहाँ पर अपने पास में हेल्प यहाँ पर करता है कौन, अपने पास में मैग्नीज। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं यहाँ पर कॉपर। तो कॉपर तो सबसे अपने पास में मेनली आपको कॉपर दिखाई दे तो आपको जो अपने पास में साइटोक्रोम होता है, ये एक टाइप का क्या है अपने पास में साइटोक्रोम कैरियर प्रोटीन था, उसके अंदर जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड अपने पास में एस्कोर्बिक एसिड ऑक्सीडेज होता है, इनके अंदर अपने पास में इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है अपने उसके कंस्टिट्यूएंट में, उनकी मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बोरोन की। बोरोन का आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल कंपोनेंट। तो सेल वॉल कंपोनेंट के फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर हेल्प करता है। तो ये आपको सेल वॉल कंपोनेंट यहाँ पर याद रखना है क्योंकि इसको मैं रिलेट करूंगा जब आपको मोबिलिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट बात करता हूँ मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम की बात करें, एसेंशियल ऑफ द नॉर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट एंड एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द नाइट्रेट रिडक्टेज हैज वेल नाइट्रेज, मतलब जो नाइट्रोजन जब फिक्सेशन होता है तो उस एंजाइम के अंदर यहाँ पर को फैक्टर की तरह बिहेव करता है वो कौन। तो जब आपके पास में नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात है तो कौन सा याद रखना है, मोलिब्डेनम। उसके बाद कौन सा आपको बताया था मैंने यहाँ पर, एफी। ठीक है, फेरस और मोलिब्डेनम ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर अपनी मेन यहाँ पर भूमिका यहाँ पर रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सर। उसके साथ में कैटलिस्टिक ऑफ एंजाइम इन्वॉल्विंग इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो आपको भी बताया मैंने। मैग्नीज उसके साथ में कौन सा, क्लोरीन। तो ये दोनों आपको याद रखनी है, कौन कौन सा, मैग्नीज उसके साथ में क्लोरीन। उसी के साथ में आपको यहाँ पर ओस्मो रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोइंग ऑन द सलाइन सोइल। तो ये भी बताया था आपको कि ओस्मो रेगुलेशन का भी काम कौन करता है, Cl। साथ में पोटेशियम भी क्या करता है, K+ भी क्या करता है यहाँ पर अपने पास में आयनिक बैलेंस बनाने का काम करता है। लेकिन जो मेन प्योरिटी होगी किसको देना है आपको, पोटेशियम। उसके बाद किसको देना है यहाँ पर Cl- को। ऐसे जैसे आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन है तो पहली प्योरिटी आपको किसको देनी है, Mn को फर्स्ट प्योरिटी, और सेकंड प्योरिटी किसको देनी है आपको, Fe को। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पर इसके न्यूट्रिशन के चैप्टर के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट। बेनिफिशियल एलिमेंट मतलब ये कुछ सर इफेक्ट यहाँ पर डालते हैं, बस इनको आपको सिंपली आपको रीड आउट रखना है कि क्या क्या है क्या नहीं है, बाकी इसमें इससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कंसेप्ट है छोटा सा कि सर एब्जॉर्प्शन एंड कंजप्शन कंसेप्ट। ये एब्जॉर्प्शन एंड कंजप्शन कंसेप्ट क्या है कि जब अपने पास में जो एलिमेंट पड़ा है इनके फंक्शन है,
आपने सुना होगा कि सर अपने पास में नैनो यूरिया है, नैनो यूरिया की लिक्विड बोतल होती है, तो क्यों सर नैनो यूरिया की बोतल बनाई गई? आप खुद आपसे क्वेश्चन पूछिए क्यों सर? पोटेशियम की क्यों नहीं बनाई, कैल्शियम की क्यों नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई? आप खुद सोच के देख लीजिए, ठीक। उसका कंसेप्ट यहीं से आता है कि अपने पास नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और जिंक है, ये क्या होता है, रैपिड होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन, इनका जो लीफ होती है, क्योंकि अपने पास में यूरिया है, नैनो यूरिया है, तो उसकी स्प्रे करेंगे, ऐसे तो है नहीं उसको डायरेक्ट वाटर में फ्लो करते हैं, आपने देखा वो स्प्रे की जाती है नैनो यूरिया की, उसका कुछ अमाउंट में यहाँ पर लिया जाता है, यहाँ पर 100 लीटर वाटर के अंदर डालते हैं, उसकी फिर स्प्रे कराते हैं, पूरे स्प्रे कराते हैं। स्प्रे कराने का सर क्या रीजन होगा, क्योंकि अपने पास जो लीफ होती है वो नाइट्रोजन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, रैपिड एब्जॉर्प्शन यहाँ पर करते हैं किसका, नाइट्रोजन का, इसलिए नाइट्रोजन का आपको नैनो यूरिया देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि आपको कैल्शियम का नैनो यूरिया देखने को पड़ा, मैग्नीशियम का, क्योंकि ये बहुत मॉडरेट एंड स्लो कंडीशन के अंदर जाते हैं, किसके अंदर, एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो ये आपको इतना याद नहीं रखना है, तो आपको पूछ ले सिंपली, तो आपको दिमाग में रखना है कि अपने पास में रैपिड में कौन से आते हैं सर, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन, पोटेशियम और जिंक, उस साथ में आपको मॉडरेट एब्जॉर्प्शन किसका होता है, कैल्शियम का होता है, सल्फर का, मैग्नीशियम का, बोरोन का, और जो बहुत स्लो होता है वो आता है उसके अंदर मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन और मोलिब्डेनम, ठीक है। मैग्नीज आता है मॉडरेट के अंदर, मैग्नीशियम किसके अंदर आता है, बिल्कुल स्लो के अंदर। और एक दो चीज आती है अपने पास में, एक आता है हिडन हंगर, जिसको बोलते हैं अपन हिडन हंगर के नाम से, उसके साथ एक होता है लग्जरी कंजप्शन। और जब जब आपको लग्जरी कंजप्शन दिमाग में है तो यहाँ पर आपको पोटेशियम से रिगार्डिंग है, तो लग्जरी कंजप्शन किससे रिगार्डिंग है, पोटेशियम से। जबकि जो हिडन हंगर का मतलब क्या हो गया, छुपी हुई भूख। सर ये क्या है छुपी हुई भूख, मतलब कोई न्यूट्रिएंट है, उस न्यूट्रिएंट की कमी तो हो गई प्लांट में, उस प्लांट का, लेकिन सिम्टम्स अपने को विजुअलाइज नहीं हुआ, ठीक। मैं हूं, मेरे अंदर मान लिया मेरे अंदर कैल्शियम की कमी है, अब कैल्शियम की कमी थी, ठीक है, अब कैल्शियम की कमी तो मेरे ऊपर दिखाई नहीं दी, मेरे को विजुअलाइज नहीं हुई, बट मेरे अंदर को कुछ इफेक्ट डाल रही थी, मतलब वो मेरे को दिखाई नहीं दी, तो उसको बोलते हैं अपने पास में हिडन हंगर। ऐसे प्लांट के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो डायरेक्ट डेफिनेशन आपको पूछी जाती है हिडन हंगर की, तो वो आपको याद रखनी है कि एक सफिशिएंट अमाउंट आप जब जहां तक कम होती है, तो उसका मतलब विजुअलाइज सिम्टम्स होते हैं, वो प्लांट को शो नहीं करता अपने को, है जी अपन नेक्ट आई उसको देखें या कौन सा सिम्टम्स है, तो सिम्टम्स आप शो नहीं करता, लेकिन अपने पास प्लांट के अंदर उसकी डेफिशिएंसी यहाँ पर रहती है, तो उसको बोलते हैं हिडन हंगर के नाम से यहाँ पर सिंपली जानते हैं। लग्जरी कंजम्पशन क्या होता है कि इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन अबव द critical limit indicate that the plant is absorbing nutrient required for maximum yield। मतलब मैक्सिमम यील्ड के लिए जो उसके अपने पास न्यूट्रिएंट का अमाउंट को इंक्रीज करता है, उसको बोलते हैं अपन लग्जरी कंजप्शन। और लग्जरी कंजप्शन से आपको डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं आती कि किससे रिलेटेड आता है, पोटेशियम। तो जब पोटेशियम की बात आई तो आपको लग्जरी कंजप्शन वाला टॉपिक आपके दिमाग में यहाँ पर रहना है। तो कुछ डेफिनेशन दो जो सिंपल आपको डेफिनेशन यहाँ पर याद रखनी है। अब आपको मैं फंक्शन आपको बता दिया, क्लासिफिकेशन बता दिया, जो लास्ट इसका टॉपिक बच रहा है अपने पास में प्लांट न्यूट्रिशन का, वो तो डेफिशिएंसी वाला, जहां से आपको क्वेश्चन आता है डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसी, उसी साथ में अपने पास में टॉक्सिसिटी। दो वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे। अभी सर दोनों वर्ड होते क्या है इसके बारे में समझा दीजिए। डेफिशिएंसी तो सिंपली कि कोई न्यूट्रिएंट है, उस न्यूट्रिएंट की मेरे पास में कमी हो गई, और कमी हो गई तो डेफिशिएंसी जब कमी हुई तो अपनी बॉडी उसके रिलेट कुछ अपने पास में इफेक्ट डालेगी, सीधी सी बात है, ठीक। तो उसका इफेक्ट डालना, वो इफेक्ट अपने को देख रहे हो तो डेफिशिएंसी। अब मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर को न्यूट्रिएंट की अमाउंट ज्यादा हो गई, अमाउंट ज्यादा होने की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो होती है टॉक्सिसिटी इफेक्ट। तो डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है, कमी की वजह से, और ज्यादा अमाउंट ज्यादा हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, टॉक्सिसिटी हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है, ठीक। तो उसकी वजह से अपने टॉक्सिसिटी होगी तो भी अपने पास में विजुअल सिम्टम्स मिलेंगे, उस साथ में डेफिशिएंसी यदि होगी तो भी अपने को विजुअल सिम्टम्स दोनों कंडीशन में अपने को दिखाई देंगे। तो ये अपने पास में देखने को मिलते हैं। तो टॉक्सिसिटी आपको इतना नहीं याद रखना है क्योंकि अपने को नहीं दिया गया है, फिर भी आप कुछ कुछ यहाँ पर याद रख सकते हो जो मैंने यहाँ पर मेंशन यहाँ पर किया है, ठीक। देख ली एक्सिस एलिमेंट, ये आपको डेफिनेशन बता दिया, बार बार रीड आउट करके आपका टाइम खराब मैं नहीं करना चाहता। जैसे मेरे बाद में इसकी इफेक्ट कैसे डलता है सर, कैसे विजुअल सिम्टम्स आएंगे, ज्यादा है तो हो रहा है प्लांट में, क्या दिक्कत है, बढ़िया बात है, ज्यादा है तो एलिमेंट न्यूट्रिएंट है, तो ये तो अपने पास में सर आपने एसेंशियल बोला था, एसेंशियल बोलने के बाद आप बोल रहे हो कि ज्यादा हो गया, ज्यादा होने के बाद में प्रॉब्लम कर रहा है, बिल्कुल प्रॉब्लम करता है। प्रॉब्लम क्यों करता है, खुद तो ज्यादा हो जाता है लेकिन दूसरे एलिमेंट की कंसंट्रेशन क्या करता है, कम कर देता है, और जो वो न्यूट्रिएंट कम होते हैं तो उन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स हैं वो अपने को यहाँ पर सिम्टम्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नहीं, रियल में देखने को मिलता है, जो एग्जांपल आपको देखने को जो बता रहा हूँ, जब अपने पास में पोटेशियम की यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में ज्यादा है, मतलब पोटेशियम ज्यादा होता है, तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्रिएट करता है। और जब मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी यहाँ पर कम करेगा तो सिम्टम्स अपने को किसके दिखाई देंगे, यहाँ पर विजुअल सिम्टम्स
कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से डेफिशिएंसी, ऐसा नहीं कि पोटेशियम की एक्सिस की वजह से अपने को विजुअल, जो जब जब आपको टॉक्सिसिटी इफेक्ट दिखेगा तो टॉक्सिसिटी इफेक्ट में जिसकी टॉक्सिसिटी हो रही है ना उसके सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे, उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से जिस अपने पास में न्यूट्रिएंट एलिमेंट की डेफिशिएंसी यहाँ पर हो गई उसकी डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पर अपने को विजुअल सिम्टम्स यहाँ पर दिखाई यहाँ पर देंगे। तो इतना आपको दिमाग में रखना है। पोटेशियम वाला सिंगल आपको याद रखना है। फॉस्फोरस आपको देख लो, फॉस्फोरस यदि एक्सिस अमाउंट में होता है तो जिंक को डेफिशिएंट करते हैं, जब जिंक ज्यादा होता है तो फेरस को अपने पास में डेफिशिएंट यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट विद डायरेक्ट इफेक्ट, तो बोरोन यहाँ पर अपने पास में होता है, कैल्शियम, कॉपर और मैग्नीशियम, ये कुछ आयंस होते हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं अपनी टॉक्सिसिटी के, लेकिन मेजरली अपने पास में टॉक्सिसिटी के होते हैं नॉट ऑलवेज द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्सिस एलिमेंट बट कैन बी द इफेक्ट ऑन अदर एलिमेंट, ठीक है। वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं। नेक्स्ट बात करता हूं मैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब डेफिशिएंसी सिम्टम मैंने आपको 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। ये डेफिशिएंसी सिस्टम जो अपने पास सिम्टम्स हैं ये बिल्कुल आपके दिमाग में डाल देना है। आपके लिए बहुत शानदार यहाँ पर डायग्राम लेकर आऊं। ये डायग्राम की जो 5 पिक्चर है ये बिल्कुल दिमाग में आपको रखना है। यदि आपको ये विजुअलाइज हो गई ना तो आप एक एक सिम्टम्स यहाँ पर याद रख सकते हो। जब भी आप एग्रीकल्चर यहाँ पर जाओगे, बीएससी करोगे तो आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है प्लांट के अंदर, कौन सा यहाँ पर कोई पेस्ट है, कोई यहाँ पर इंसेक्ट है। क्योंकि इंसेक्ट और पेस्ट से भी कुछ सिमिलरिटी और उस साथ में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से जो विजुअल हो रहा है हमें, उन दोनों में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अपने यहाँ पर पोर्शन में यहाँ पर नहीं है। जब आपको यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन का भी मैं पढ़ाऊंगा तो क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम में अपने जितनी भी क्रॉप है उनके अंदर इंसेक्ट एंड पेस्ट की वजह से डिजीज होती है, तो वहां पर भी सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। तो उन सिम्टम्स में क्लियर करना और जो अपने पास में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में क्लियर करना, क्योंकि प्लांट है, प्लांट तो बोलेगा नहीं कि मेरे सिर दर्द कर रहा है, मेरी टांगे दर्द कर रही है, मेरे कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको तो अपने को क्या करना है, ऑब्जर्व करके अपने को देखना है कि भाई साहब क्या हुआ इनके साथ, इनको न्यूट्रिएंट की कमी है या फिर इनको किसी प्लांट ने कि वो किसी इंसेक्ट ने या किसी डिजीज ने इसको कोज किया है, उसकी वजह से सिम्टम्स है। तो उसके लिए क्या है, अपने को इनके विजुअल सिम्टम्स हैं जो अपन लैब में इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके अपन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये किसकी वजह से यहाँ पर हो रहा है। वो अपन को मैं आपको पीपीटी के ऊपर यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखने को मिलेगा डेफिशिएंसी की वजह से, एक तो हो सकता है उसकी प्लांट की ग्रोथ यहाँ पर रुक जाएगी, ग्रोथ रुक गई। बहुत छोटा प्लांट था, देख लीजिए हेल्थी प्लांट आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन ग्राम का अपने पास में जो मूंग है, ये हेल्थी प्लांट है, ये डेफिशिएंसी वाला प्लांट है। मतलब सर क्या हो गया, उसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो गई, स्टंट हो गई। उसी साथ में क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, वो येलो हो गया, मतलब ग्रीन कलर का था यहाँ पर येलो इस कलर का हमें देखने को मिल रहा है। तो येलो कलर होना, उसके साथ में अपने पास में उसकी हाइट यहाँ पर रिड्यूस होना, हाइट स्टंट हो जाना, वो कंडीशन किसकी अपने पास में, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं अपने पास में, ये स्ट्रॉबेरी की लीफ है। बाकी और भी यहाँ पर जो अपने पास डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पर क्रॉप टू क्रॉप वेरी करते हैं। पता चल रहा है कि इस क्रॉप में डेफिशिएंसी की वजह से कोई अदर यहाँ पर डिजीज कोज कर रहे हैं, दूसरे यहाँ पर अपने पास में अदर डिजीज कोज कर रहे हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर। तो ये आपको 2 कंसेप्ट आपके दिमाग में यहाँ पर डाल देना। जब भी आप डिसऑर्डर से रिगार्डिंग पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको डिजीज डिसऑर्डर अलग अलग भी देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। एक कंडीशन कब देखने को मिल सकती है, हो सकता है आपको यहाँ पर आपको ब्राउनिश कलर, मतलब ब्रोंज जो कलर होता है या पर्पल जो कलर होता है, उस कलर की लीफ यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो इस कलर की लीफ देखने को मिली तो समझ जाना सर न्यूट्रिएंट की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। और अब कौन सा न्यूट्रिएंट ये प्रॉब्लम कोज करता है उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इनको समझ लो कि किस वजह से कौन सा विजुअल सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करता हूं कि ये मेरे पास में लीफ है। लीफ भी कैसी है, मैच्योर लीफ है, ओल्ड लीफ है। इस मैच्योर लीफ की जो अपने पास में मार्जिन होता है, लीफ का जो लास्ट का मार्जिन होता है, ये मार्जिन बिल्कुल जल जाता है। ऐसे लगता है कि किसी ने इसको आग लगा दिया हो। और मतलब यहाँ पर ब्राउनिश और येलोइश कलर के जले हुए टाइप के आपको धब्बे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। बाकी मैं इसको और एक बार जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है, ये मार्जिन पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बाकी जब डिजीज वाले चैप्टर आप पढ़ोगे, डिजीज से रिगार्डिंग पढ़ोगे, तो वहां पर आप देखोगे ऐसे सेम पैटर्न में होगा, लेकिन उसके अंदर आपको लीफ के अंदर कहीं भी ऐसे राउंडेड शेप में या सिल्ट शेप में या फिर आपको ब्लेड शेप में ऐसे राउंडेड सर्किल फॉर्म में देखने को मिलेंगे जब डिजीज या कोई इंसेक्ट का अटैक यहाँ पर होता है। तो लेकिन न्यूट्रिएंट की कंडीशन में आपको मार्जिन टू, मतलब टॉप टू लोअर आपको क्या होगा, जैसे जैसे हमारी लीफ जल गई हो उस प्रकार का आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट आपको कंडीशन देखने को मिलेगी, अपने पास में जो लीफ है, लीफ के अंदर आपको पता है लीफ है पूरा, मतलब क्या है अपने पास में लीफ पूरा लेमिना पूरा वो अपने पास में होते हैं। उसके अंदर क्या वेन्स होती हैं जो अपने न्यूट्रिएंट लेकर जाती हैं।
कि अपने पास में जो वेन्स होती हैं वो तो ग्रीन रहेंगी, लेकिन वेन्स को छोड़ करके जितना भी अपने लीफ का पार्ट है वो सब क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। जब ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी तो वो कंडीशन किसकी वजह से होगा, अपने पास में न्यूट्रिएंट की वजह से यहाँ पर देखने को मिलेगी। लास्ट कंडीशन आती है यहाँ पर अपने पास में, बहुत बार आपने ऐसा प्लांट देखा होगा कि सर वो नीचे से तो ग्रोथ कर रहा है लेकिन लास्ट उसका जो टिप एंड टॉप पोर्शन है वो सारा बिल्कुल ऐसे जल जाता है, बिल्कुल जैसे जैसे कोई जिसको आग लगा दिया हो या बिल्कुल ऐसे मुरझा गया हो, ऐसे इस टाइप का आपको ब्लैक कलर का यहाँ पर हो जाता है, ब्राउनिश कलर ब्लैकिश कलर का। तो इसको बोलते हैं टर्मिनल ग्रोथ डाईबैक, मतलब जो अपने पास में टर्मिनल ग्रोथ है ये जल गई, ये मतलब मर चुकी है, इसका और किसी प्रकार का इसका ग्रोथ नहीं हो रहा। तो ये भी किसकी वजह से देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से विजुअल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो 5 टाइप की मेन कैटेगरी होती है जो अपने को डेफिशिएंसी शो करती है किसके, न्यूट्रिएंट्स के अंदर। ठीक है, मतलब प्लांट के अंदर, सॉरी न्यूट्रिएंट्स की वजह से प्लांट के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अब इसके कि सर ठीक है आपने जो न्यूट्रिएंट्स बताए 17 टाइप के आपने न्यूट्रिएंट्स बताया, 17 टाइप के न्यूट्रिएंट्स है सर, क्या इनके रोल भी अलग अलग होते हैं? बिल्कुल रोल अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं सर? क्योंकि ये मोबिलिटी शो करते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इमोबाइल होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब मोबाइल होते हैं। मोबाइल मतलब क्या करते हैं सर कि ये क्या करते हैं, एक मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। सिंपल है सर, मैं चल रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ तो मैं क्या मोबाइल हूँ, और मैं नहीं चल रहा, मैं नहीं घूम रहा हूँ तो क्या इमोबाइल हूँ। तो सिंपल सी लैंग्वेज, इसके अंदर कोई नहीं। लेकिन इसके अंदर याद करने का जो मेन कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो अपने पास में डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई देंगे, वो न्यूट्रिएंट के जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो अपनी इनकी मोबिलिटी के बेसिस के ऊपर ये अपने पास में प्लांट के अदर स्टेज में, या एज की बात करूं मैं, स्टेज की बात करूं, उसके अंदर अलग अलग स्टेज का मतलब क्या हो गया, हो सकता है यंग स्टेज के अंदर देखने को मिले या अपने पास मैच्योरिटी पे देखने को मिले, हो सकता है स्टेज की बात हो गई। फेज की बात करूं, फेज का मतलब या अपने पास जैसे ओल्ड लीफ है, ओल्ड लीफ की बात करूं, यंग लीफ है, या अपने पास में बड फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके अंदर बात करूं तो उसके अंदर भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अलग अलग डेफिशिएंसी अपने पास में पोज करता है। जिसके अंदर बात करूं ओल्ड लीफ की, मैं सबसे बात करूं तो ओल्ड लीफ में आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, तो किसकी वजह से देखने को मिलेगी, एनपीके, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। आप है जे आपने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और आपको किसी फील्ड के ऊपर भेज दिया गया और आपको क्या करना है, उस फील्ड को ऑब्जर्व करके उसके अंदर से बताना है कि भाई साहब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है या कोई डिजीज कोज है या कोई इंसेक्ट की वजह से। तो आप क्या करना है, कभी भी आपको फील्ड में जाना है तो सिंपली क्या करना है, उसको जाकर के आपको कम से कम 10 से 15 प्लांट्स, मतलब पूरा फील्ड है तो उसमें अच्छे से पूरा तरीके से ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद पहले न्यूट्रिएंट कर लेना है, उसके बाद में आपको कोई इंसेक्ट पेस्ट से डिजीज से रिगार्डिंग कर लेना है। वो कब करोगे, जब आपको आइडेंटिफिकेशन होगा। जैसे बहुत ज्यादा मैच्योर क्रॉप है तो आपको सिंपल पता है कि आपको मैच्योर लीफ देखनी है, तो मैच्योर लीफ देखोगे और मैच्योर लीफ में आपको विजुअल सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो विजुअल सिम्टम्स दिखाई देते ही आपको ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट पूरे 17 एलिमेंट डाल देना है। ऐसे 70 एलिमेंट से प्लांट में डाल लेगा किसान, तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा, उसको तो ग्रोथ का मतलब उसका पैसा ही नहीं मिलेगा उसको प्रॉपर तरीके से। तो आप उसको अच्छे से प्रिसाइज मैनर में बता सको। तो कब बताओगे, जब आपको भी उस चीज के बारे में आइडिया होगा। आपको यदि ओल्ड लीफ में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और अपने पास में यंग जो लीफ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ग्रो हो रही है, तो आपको दिमाग में डाल देना कि वहां पर एनपीके, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है न्यूट्रिएंट्स की वजह से। ठीक है, यदि आपको न्यू लीफ के अंदर देखने को मिल रही है तो वहां पर सल्फर, फेरस, मैग्नीज और कॉपर, ठीक है, FeMnCu, ठीक है, साथ में चल रहे हैं दो तीनों। उसके बाद में ओल्ड एंड न्यू लीफ दोनों में जब कंडीशन आपको देखने मिल रही है तो वहां पर जिंक, अकेला जिंक जो होता है ये इसे यहाँ पर खोज करता है। नेक्स्ट बात टर्मिनल बर्ड्स में कैल्शियम और बोरोन की वजह से यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर प्रॉब्लम मिलती है। ठीक, अब इसके अंदर भी यदि सर एनपीके, एमजी आपने यहाँ पर भी बहुत सारे बता दिए, 5 एलिमेंट बता दिया, उनको भी मैं कैसे डिसाइड करूंगा, बिल्कुल सही बात है आपकी। यदि डेड स्पॉट मतलब उसके अंदर ऐसे बिल्कुल ब्लैक कलर के स्पॉट टाइप के आपको दिखाई दे रहे होंगे यदि, ठीक, तो आपको किसकी वजह से, पोटेशियम और मोलिब्डेनम की वजह से देखने को मिल रहा हो। यदि वहां पर आपको डेड स्पॉट नहीं दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, और वहां पर आपको ग्रीन वेन्स बिल्कुल ग्रीन है, तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम। और यदि आपको यहाँ पर वेन्स क्या है, येलो है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन की, मतलब पूरी लीफ येलो है, उसकी वेन्स येलो है, तो उस कंडीशन में आपको डेफिशिएंसी किसकी देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन की। और यदि आपको वेन्स की ग्रीन है उसका, और वेन्स के अलग वाला जो पार्ट है वो आपको यदि येलो देखने को मिल रहा है, तो वहां पर आप डेफिशिएंसी किसकी बताओगे, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी यहाँ पर बताओगे। इतना क्लियर हुआ। ऐसे ही अब यहाँ पर भी मैंने क्या बता दिया, 4 एलिमेंट बता दिया न्यू लीफ के अंदर भी, लेकिन वो सेम यदि ग्रीन वेन्स है तो आप सोचना कि वहां पर फेरस और मैग्नीज की प्रॉब्लम है, और यदि सल्फर और कॉपर की प्रॉब्लम है तो वहां पर क्या है अपने पास में, येलो वेन्स। तब येलो वेन्स होंगी किसके अंदर, न्यू लीव्स के अंदर, तो सर सल्फर और कॉपर की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और जब ग्रीन वेन्स होंगी तो फेरस एंड मैग्नीज की प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगी। इतना क्लियर हुआ। तो ये जिंक वाला और कैल्शियम और बोरोन का आपको ध्यान दिमाग में यहाँ पर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है वो यहीं पर आपको समझा रहा हूं मैं आपको क्या है। अब मोबिलिटी से रिगार्डिंग ओल्ड लीफ है, ठीक है, मेरे पास में क्या है, एक है ओल्ड लीफ, कौन सी है, एक है ओल्ड लीफ,
याद सुनना अच्छे से, बहुत शानदार कंसेप्ट है। एक मेरे पास में न्यू लीव, मतलब न्यू लीव बोल सकता हूँ, या इसको क्या बोल सकता हूँ, जो अपने पास में नई बर्ड्स बन रही है, ठीक है। अब जो ओल्ड लीव्स होती हैं, इन ओल्ड लीव्स में जो मेरे पास में मोबाइल एलिमेंट होंगे, ठीक है, मोबाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं, ठीक है, ये मोबाइल एलिमेंट कहते हैं। इनके पास में मोबिलिटी है, और मोबिलिटी है तो ये क्या करते हैं, ओल्ड लीफ से, जैसे लीफ यहाँ पर अपने पास में जड़ने वाली है, गिरने वाली है, फोलियां होने वाली है, जब मतलब होती है, तो उससे पहले ये न्यूट्रिएंट को प्लांट क्या कर लेता है, ओल्ड लीफ से खींच करके किसको देता है, यहाँ पर अपने पास में न्यू लीफ को दे देता है, ठीक है, न्यू लीफ को दे रहे हैं। तो जब जब आपको मोबाइल की प्रॉब्लम देखने को मिले, मोबाइल एलिमेंट की जब कमी देखने को मिलेगी, तो किस में दिखेगी, ओल्ड लीफ में। ऐसा नहीं कि सर ओल्ड लीफ में दिखे, ओल्ड लीफ में थे वो, लेकिन वो मोबिलिटी की वजह से उनको प्लांट न्यू लीफ में दे दिया कि मेरे को वैसा वेस्ट नहीं करना है, जितना मेरे को पास में अवेलेबिलिटी है मैं ले लूंगा। तो इसलिए आपको मोबाइल जो एलिमेंट है उसकी जो डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी किसके अंदर देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पर, जिसके अंदर देखने को मिलेगी अपने पास ओल्ड लीफ। जबकि न्यू लीफ है, इस न्यू लीफ के अंदर क्या होगा, जैसे जो अपने पास में एलिमेंट है जो नॉन मोबाइल है, मोटर मतलब नॉन मोबाइल जो मतलब क्या कर नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, अभी जब मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो मूवमेंट नहीं करेंगे तो इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपने को कहां पर दिखाई देंगे, यहाँ पर अपने पास में ओल्ड लीफ के अंदर, ठीक है। मतलब डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाना अपने पास में अपोजिट है मोबिलिटी का और नॉन मोबिलिटी का, यहाँ पर ये आपको कंसेप्ट दिमाग में यहाँ पर रखना है, ठीक। इसीलिए आपको जो अपने पास में यहाँ पर एनपीके मैग्नीशियम मोलिब्डेनम पढ़ाऊंगा, ये क्या इनकी डेफिशिएंसी कहां पर देखने को मिल रही है, ओल्ड लीफ के अंदर देखने को मिल रही है। जबकि यहाँ पर आपको टर्मिनल बर्ड्स मतलब सर न्यू लीफ में डेफिशिएंसी नॉन मोटाइल की क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ओल्ड लीफ के अंदर मेरे पास में नॉन मोटाइल जैसे कैल्शियम है, बोरोन है, ये दोनों नॉन मोटाइल है। सर नॉन मोटाइल क्यों है कैल्शियम बोरोन, इसलिए है मोटाइल। सर जब नॉन मोटाइल है तो ये कैसे सोइल से प्लांट में आए, प्लांट का और सोइल का दोनों का मोबिलिटी का रिलेशनशिप बिल्कुल अलग होता है। ऐसा नहीं करना, आपको उसको कनेक्ट करना है, क्योंकि प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या होता है, फ्लोएम होता है, और फ्लोएम के अंदर क्या होता है, वाटर के मूवमेंट के अंदर जो सोल्यूबल आयंस होंगे वो सोल्यूबल साइन आएंगे। जबकि अपने पास में जो सोइल की बात करें तो सोइल के अंदर बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स कंपाउंड्स वगैरह होते हैं जो कंपाउंड फॉर्म में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो वहां से रिलीज होना उनका और कंपाउंड फॉर्म में वापस से फिक्स होना, तो वहां पर फिक्सेशन चलता है। जबकि यहाँ पर क्या चलता है, सोल्यूबिलिटी वाला केस चलता है, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। दोनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर करनी है, ठीक है। अब होता क्या है, जो मेरे पास में प्लांट है, इस प्लांट के अंदर क्या है, कैल्शियम और बोरोन मैंने क्या लिया, मैंने कहां से आया, ये मोबाइल है सोइल के अंदर, ठीक है। ये क्या किया, फ्लोएम के द्वारा, रूट के द्वारा आ गया प्लांट के अंदर। अब जैसे कैल्शियम और बोरोन किसके अंदर आया, अपने पास में प्लांट के अंदर आ गया। अब प्लांट के अंदर आ गया, मैंने आपको बताया तो कैल्शियम तो है, ये किसका मेन कंपोनेंट होता है सर, सेल वॉल का। तो जब प्लांट अपनी सेल वॉल बना लिया, और सेल वॉल बनाने के बाद ऐसा तो है नहीं कि मेरी लीफ जो है, ओल्ड लीफ है, ये जड़ने वाली है, मैं मेरी सेल वॉल को तोड़ लेता हूं, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। जब सेल वॉल को तोड़ ही देगा तो प्लांट की फिर लीफ ही नहीं बचेगी ना। तो ये क्या करता है, बोरोन होता है और कैल्शियम होता है, ये क्या होता है, सेल वॉल के मेन कंपोनेंट होते हैं। और सेल वॉल के मेन कंपोनेंट होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, सेल वॉल के अंदर जाकर के फिक्स हो जाते हैं। और जब सेल वॉल के अंदर जाकर के कैल्शियम और बोरोन फिक्स हो गया तो क्या होगा, ये वापस से नहीं आ सकते। जबकि अपने पास में नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये जैसे प्रोटीन हो, एमिनो एसिड है, तो आपको पता है प्रोटीन एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और अमीनो एसिड प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वापस से जैसे प्रोटीन प्लांट बना रखा है, अब वो क्या करेगा, उस लीफ में जो प्रोटीन है उसको कन्वर्ट कर देगा एमिनो एसिड में। तो जो वहां पर नाइट्रोजन वगैरह, प्रोटीन, फॉस्फोरस ये थे, ये सब क्या करेंगे, वहां से मूव करेंगे और ओल्ड यहाँ पर न्यू लीफ में आएंगे, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज है सर। तो अपने पास प्लांट में किसका मोबिलिटी का रिलेशन देखना है, जबकि सोइल के अंदर किसका रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया। डायरेक्ट आपको वर्ड यहाँ पर याद रखना है, वो आपको याद रखना है कि कौन कौन से यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर होगा सभी को, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर था जो सेम था, इसके बाद में कुछ सिम्टम्स है, जैसे नाइट्रोजन है, फोस्फोरस है, मैग्नीशियम है। इसका मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, डायग्राम से समझाता हूँ आपको, ये दिखती है, ठीक है। ये डायग्राम से बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि सर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। सबको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, बहुत बिल्कुल ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे मेरे पास में ये प्लांट है, ये मेरे को बिल्कुल, मेरे पास में क्या है, हेल्थी प्लांट है। क्या है मेरे पास में दोस्तों, ये मेरे पास में हेल्थी प्लांट है। अब जब मेरे पास में हेल्थी प्लांट है ये, और ये आपको ड्वार्फ देखने को मिल रहा है, स्टंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है ओवरऑल, ठीक है। मतलब सर क्या हो गया, यहाँ पर येलोइंग देखने को मिल रहा है, ओल्डर लीफ देखने को मिल रहा है, मतलब सर न्यूट्रिएंट की कमी देखने को मिल रही है। और न्यूट्रिएंट भी कौन सा होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन। तो ये कंडीशन आपको जब जब देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन। क्योंकि मैं जब भी आपको पढ़ाया था फर्स्ट टाइम भी, फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि नाइट्रोजन जो होता है ये मेनली जो कंपोनेंट होता है अपना ग्रोथ का, वेजिटेटिव ग्रोथ से आपकी बात करेंगे, पूरा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात करेंगे प्लांट की, तो वहां पर नाइट्रोजन यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। क्लोरोसिस और नेक्रोसिस दोनों वर्ड आपको दिमाग में रखना है कि सर क्लोरोसिस क्या होता है, उस साथ में एक होता है नेक्रोसिस।
कलोरोसिस का मतलब होता है जो मेरे पास लीफ है, लीफ का वेन को छोड़ करके जो पार्ट येलो हो जाए उसको बोलते हैं कलोरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मेरे पास में जो मार्जिन होता है, मार्जिन क्या होता है सर, जल जाता है, ऐसे ब्राउन ड्राइड कलर का मेरे को देखने को मिलता है, देखने को मिल रहा है सभी को, ये देखने को मिल रहा है लीफ के ऊपर, इसको बोलते हैं अपने पास में नेक्रोसिस। और ये नेक्रोसिस देखने को मिलता है अपने पास में पोटेशियम मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी या डेफिशिएंसी से, वो डिपेंड करता है स्पीसीज, जैसा मैंने बताया था डिपेंड स्पीसीज पे करता है न्यूट्रिएंट का। लेकिन यहाँ पर जब जब आप नेक्रोसिस की बात करोगे तो किस किस की बात करोगे, यहाँ पर पोटेशियम की और मैग्नीशियम की। ठीक है, इतना क्लियर है सभी स्टूडेंट को। जब इसकी बात करोगे तो क्या बात करोगे, यहाँ पर मैग्नीशियम की वजह से यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है क्या है अपने पास में क्लोरोसिस। नेक्स्ट बात करो टर्मिनल ग्रोथ। टर्मिनल ग्रोथ या तो डाईबैक हो गया, मतलब जल गया मर गया, अपने पास में जो बर्ड था वो बिल्कुल डेड हो गया, जो टर्मिनल वाला टिप वाला पार्ट जिसको बोलते हैं डाईबैक। और रोस्टेड, रोस्टेड का मतलब जस्ट आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो डेड वो टर्मिनल पार्ट हो चुका है, इसके जस्ट नीचे आपको ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं अपने को रोस्टेड हो चुका है, जैसे भुन गया अपन, जैसे रोस्टेड जैसे तने भून देते हैं वैसे भुन जाता है, बिल्कुल ऐसे झुर्रीदार ऐसे हो जाता है, बिल्कुल रिंकल टाइप का अपने को ग्रोथ कभी कभी देखने को मिलेगी। तो वो किसकी वजह से देखने को मिलती है अपने को, यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या क्या याद रखोगे आपको, एक याद रखना है आपको जिंक याद रखना है, एक याद रखना है आपको बोरोन याद रखना है, एक याद रखना है कॉपर, यहाँ पर एक आयरन। ठीक है, मतलब जिंक बोरोन कॉपर और आयरन की वजह से आपको मेनली यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके साथ में कैल्शियम। ठीक है, ये यहाँ पर 5 जिसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है बोरोन और कैल्शियम। ठीक है, ये याद रखोगे। इस कंडीशन में आपको डाई बैक देखने को यहाँ पर मिल सकता है। और पर्पल कलर यहाँ पर देखने को मिल सकता है वो है फॉस्फोरस डेफिशिएंसी की। तो जब जब आप बात करोगे तो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की बात करोगे इसके अंदर। ठीक है, ये सब किसके सिम्टम्स है अपने पास में, ओल्ड लीफ के अंदर, ओल्ड प्लांट या ओल्ड लीफ की जब बात करूंगा, जब इस कंडीशन की यहाँ पर बात करूंगा तो ये मेरे पास में डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये जर्नल आपको आइडिया लग गया होगा। अब अपनी स्पेसिफिक बात कर लेते हैं कि किसकी वजह से। टॉक्सिसिटी वाला आपको याद नहीं करना, मैंने यहाँ पर मतलब मेंशन किया है बट आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, बाकी आप रीड आउट करना है क्या क्या इसके अंदर याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी इसके अंदर मैं पढ़ूंगा एक एक स्लाइड को तो आपको बहुत यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से मैं बात कर लेता हूँ। तो सिंपली ये ग्रोथ के ऊपर मेनली इफेक्ट डालते हैं सर, तो क्या होगा इसकी प्लांट की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर मेन जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि इसके अंदर वी शेप्ड पेल येलो विल अपेयरिंग ऑन द टिप ऑफ द लोअर लीफ। लोअर लीफ होती है, ये मेरे पास में लीफ है जैसे। ठीक है, ये क्या है मेरे पास में लीफ है, ये जो लीफ है इस लीफ के लोअर पार्ट के ऊपर क्या होगा मेरे पास में येलोइंग टाइप के यहाँ पर पैचेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उसको बोलते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन की वजह से। ठीक है, तो डेफिशिएंसी कोज बुटेनिंग इन कॉलीफ्लोर। तो बुटेनिंग ऑफ कॉलीफ्लोर, ये आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखना है किससे रिगार्डिंग, नाइट्रोजन से रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिम्टम्स, वो ही होंगे जो मैंने आपको बताया, वो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर सिकल शेप, यहाँ पर अपने पास में लीफ यहाँ पर देखने को मिलती है, जो लीफ होती है सिकल शेप यहाँ पर हो जाती है, इस टाइप की यहाँ पर आपको लीफ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इस टाइप की लीफ यहाँ पर देखने को मिलती है। सिकल जो अपने पास में जो दराती होती है, जो अपने हार्वेस्टिंग के टाइम अपनी यूज करते हैं सिकल, उस टाइप की यहाँ पर अपने को कंडीशन यहाँ पर को देखने को मिलती है। किस कंडीशन के अंदर, अपने पास में फॉस्फोरस के कंडीशन के अंदर। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि फॉस्फोरस क्या होता है रूट को डेवलप करता है, और जब रूट प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुई तो प्रॉपर अपने पास में न्यूट्रिएंट्स नहीं आ पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में पोटेशियम की। पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम की वजह से आपको क्या बताया था मैंने, नेक्रोसिस बताया था। तो नेक्रोटिक टाइप की अपने को पास में यहाँ पर कंडीशन देखने को मिलती है। तो येलोइंग स्टार्ट द टिप्स एंड मार्जिन लोअर लीव्स एंड यहाँ पर स्प्रेड टू द सेंटर ऑफ लीफ लेस। ये आपको सब कुछ याद रखना है। इसके अंदर मैं जो बताऊँ आपको याद रखना है यहाँ पर ब्लोचिंग राइपनिंग इन टमाटो। ठीक है, तो ये अपने पास में एक डिसऑर्डर नाम है, कौन सा यहाँ पर ब्लोची राइपनिंग इन टमाटो एंड इनसफिशिएंट ब्रांच ऑफ बनाना। तो इनसफिशिएंट ब्रांच ऑफ बनाना, उसी के साथ में क्या यहाँ पर ब्लोची राइपिंग ऑफ बनाना, ये अपने पास में इंपॉर्टेंट है। उसी साथ में क्या याद रखना है इसका, हिडन हंगर एंड लग्जरी कंजप्शन जो है वो कौन शो करता है यहाँ पर अपने पास में, पोटेशियम। तो ये दोनों वर्ड इसके अंदर रिगार्डिंग आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर अपन यहाँ पर कैल्शियम। तो कैल्शियम के से जो रिगार्डिंग है बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, वो अपने पास में क्या है, टिप हुकिंग इन कॉलीफ्लावर। ठीक है, टिप हुकिंग इन कॉलीफ्लावर। उस साथ में क्या है, पिलो इन द कुकुम्बर। उस साथ में क्या है, कैविटी स्पॉट इन द कैरेट, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंच बीन के अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपोकोटाइल नेक्रोसिस, ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर अपने पास में एंड रोट इन द टोमेटो। एंड रोट इन द टोमेटो किसके अंदर देखने को मिल रहा है अपने पास में,
ठीक है, सारी नहीं होगी, देख लीजिए आप। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से आपको देखने को मिल रहा होगा बिकम द मोटल वगैरह, ये देखने को मिल रहा होगा। लेकिन आपको इसके अंदर मेन जो याद रखना है वो याद रखना है अपने वी शेप क्लोरोसिस यहाँ पर देखने को मिलता है इन लेमन, लेमन के अंदर देखने को मिलता है। इंटरवेनल क्लोरोसिस आपको देखने को मिलता है इन एप्पल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर की डेफिशिएंसी की वजह से जो मेन इसकी मेन जो कोज है वो क्या है, येलोइंग ऑफ लीफ होता है। साथ में टोबैको एंड टी के अंदर क्या देखने को मिलता है, डाउनवर्ड कपलिंग ऑफ लीफ, मतलब जो लीफ होती है वो डाउनवर्ड इस प्रकार से मतलब अपने आप को डाउनवर्ड ऐसे मतलब उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है। नेक्स्ट बात करते हैं बोरोन की। बोरोन का सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, बाकी मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर यहाँ पर दिया भी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या इंटरनल नेक्रोसिस इन द आंवला एंड मैंगो, उसके साथ में हैन एंड चिक डिसऑर्डर इन अपने पास में ग्रेप्स एंड हार्ट रोट इन द शुगर बीट। तो हार्ट रोट इन शुगर बीट, टर्पिन्स एंड टर्निप्स एंड रेडिश, साथ में ब्राउन यहाँ पर ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लोवर। तो ये आपको याद रखना है, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लोवर आएगा तो क्या करना है आपको यहाँ पर अपने पास में इसका नाम लिख देना है बोरोन का। उसके बाद में क्रैकिंग इन द कैरेट, साथ में यहाँ पर फ्रूट क्रैकिंग इन द पोमोग्रेनेट, टोमेटो, एप्पल एंड टॉप सिकिंग, ये सब कंडीशन किसकी देखने को मिल रही है अपने वो बोरोन की डेफिशिएंसी। तो बोरोन वाला आपको याद रखना है, कैल्शियम वाला भी आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लोरीन की डेफिशिएंसी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या है यहाँ पर, स्कॉर्चिंग इन मैंगो, मैंगो के अंदर लीफ के अंदर स्कॉर्चिंग यहाँ पर डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलती है। और व्हीट एंड डिजीज ओक्यूर व्हेन कैल्शियम इन डेफिशिएंसी, तो आप इस चीज को आपको पढ़ सकते हो, इतना कोई इसके अंदर डिटेल में है नहीं। ठीक है, सेम ये है कॉपर वगैरह है, इनकी टॉक्सिसिटी आपको याद नहीं रखना है, फिर भी कोई स्टूडेंट याद रखना चाहता है तो आप रख लीजिए। ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं कॉपर। कॉपर की वजह से देखने को मिलता है वो सिट्रस के अंदर डाईबैक एंड लिटिल लीफ डिजीज आप लोगों को देखने को मिलती है किसके अंदर, सिट्रस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आयरन की, एपी। आयरन के अंदर आपको देखने को मिलता है शुगर कैन जो होता है, शुगर कैन लीफ ब्लीचिंग एंड द पैडी का जो है व्हाइट टिप डिजीज जो है वो दोनों कंडीशन आप लोग देखने को मिलती है आयरन की वजह से। तो आयरन की वजह से शुगर कैन लीफ ब्लीचिंग के साथ में पैडी के अंदर व्हाइट टिप्स डिजीज, यहाँ पर पैडी व्हाइट टिप डिजीज। तो मैग्नीज की बात करूं तो मैग्नीज की वजह से देखने को मिलता है मार्स स्पॉट डिजीज इन पी, उसके साथ में ग्रे स्पेक्स इन ओट्स, उसके साथ में यहाँ पर पहला ब्लाइट इन शुगर कैन, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है पहला ब्लाइट इन शुगर कैन। तो पहला ब्लाइट इन शुगर कैन किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर मैग्नीज की वजह से। मोलिब्डेनम की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ पर लगा रहा हूँ वो आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। विप्टेल डिजीज किसके अंदर देखने को मिल रहा है, कॉलीफ्लोर। तो कॉलीफ्लोर के अंदर विप्टेल डिजीज किसके देखने को मिल रही है, मोलिब्डेनम की वजह से। येलो स्पॉट ऑन लीफ इन सिट्रस एंड उसी साथ में विप्टेल इन द कोल क्रॉप एंड द ट्रपिन। तो कोल क्रॉप और ट्रपिन्स होते हैं उसके अंदर भी विप्टेल देखने को मिलता है, उसके साथ में कॉलीफ्लोर के अंदर किसकी वजह से, मोलिब्डेनम। जिंक की वजह से तो आपको खीरा डिजीज याद रखनी है। खीरा डिजीज किसकी वजह से, तो अपने पास में राइस के अंदर, तो खीरा डिजीज इन राइस के अंदर किसकी वजह से देखने को मिलता है, जिंक के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में लिटिल लीफ इन द मैंगो, उसके साथ में लीची एंड कैश्यू के अंदर भी देखने को मिलती है लिटिल लीफ। उसके साथ में मोटेल लीफ इन द सिट्रस एंड गवावा, तो गवावा के अंदर ये देखने को मिलती है। व्हाइट बड इन मेज, व्हाइट बड वाली जो देखने को मिलती है ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाइट बड इन द मेज के अंदर, जो मेज होता है उसकी बर्ड्स होती है वो व्हाइट कलर की यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है ड्यू टू इसकी कमी से, जिंक की वजह से। ठीक है, टॉक्सिसिटी इसकी आपको याद रखना नहीं इतना। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोबिलिटी वाला कंसेप्ट। कौन कौन से मोबाइल है, कौन कौन से नॉन मोबाइल है यहाँ पर है। कंसेप्ट आपको समझा दिया कि क्या सीन रहता है सोइल के अंदर, क्या सीन रहता है यहाँ पर अपने पास में प्लांट के अंदर। ठीक है, तो ये बात हो गई है। मेरे पास में सोइल की बात करूं तो सोइल के अंदर वेरी मोबाइल जो यहाँ पर होते हैं, वेरी मोबाइल मतलब लीचिंग के द्वारा ज्यादा जिसका क्या होता है शो होता है। मैंने बताया वहां पर कि क्या होता है वो, तो फिक्स फॉर्म में यहाँ पर रहते हैं, फिक्सेशन यहाँ पर चलता है न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पर। ठीक है, तो जो अपने पास में नाइट्रोजन की जो NO3 फॉर्म होती है, NO3 SO4 Cl- VO3 Mn2+ और मोलिब्डेनम, ये सब क्या है अपने पास में मोबाइल। उसके बाद में लेस मोबाइल मतलब जो NH4+, मतलब जो नाइट्रोजन का NH4+ ये लेस मोबाइल होता है। मैग्नीशियम 2+, पोटेशियम, फेरस, साथ में अपने पास में फॉस्फोरस के दोनों कंपाउंड, उसके साथ में जिंक और अपने पास में कॉपर, ये क्या होते हैं इमोबाइल। तो आपको क्या क्या याद रखना है, यहाँ पर क्या याद रखोगे, यहाँ पर आपको फॉस्फोरस याद रखना है, जिंक और कॉपर, ये आपको याद रखना है। ये क्या होते हैं अपने पास में इमोबाइल होते हैं। जबकि यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, नाइट्रोजन याद रखना है, सल्फर याद रखना है, क्लोरीन याद रखना है, बोरोन याद रखना है, मैग्नीज याद रखना है, मोलिब्डेनम याद रखना है। ठीक है, मेनली आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, नाइट्रोजन याद रखना है, यहाँ पर फॉस्फोरस आपको याद रखना है। इतने तो कम से कम आपको याद रखना है, बोरोन याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर तो मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया क्या क्या है इसके अंदर अपने पास में। एक तो क्या है, नाइट्रोजन है सर, फॉस्फोरस है, मोलिब्डेनम है इसके अंदर। ठीक है, उसके साथ में क्या है यहाँ पर पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम यहाँ पर है, मैग्नीशियम यहाँ पर। ठीक है, ये क्या सब क्या है अपने पास में यहाँ पर इसके अंदर वेरी मोबाइल के अंदर। ठीक, मॉडरेट के अंदर कौन सा आएगा, जिंक आ जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, जिंक।
क्या किसके अंदर आएगा, मोडेट के अंदर। जबकि इसके अंदर आएगा क्या आएगा, सल्फर आ जाएगा, Fe आ जाएगा, Mn आ जाएगा, उसके साथ में क्या आएगा, कॉपर। ये किसके अंदर आ जाएंगे अपने पास में, यहाँ पर लेस के अंदर। और इसके अंदर क्या याद रखना है, बोरोन और कैल्शियम। बोरोन और कैल्शियम किसके अंदर आ गया अपने पास में, यहाँ पर इमोबाइल के अंदर। ठीक है, ये इतना क्लियर आपको कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर अपने पास में ये न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर है हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप 5 स्टार लगा सकते हो, इसको याद कर लेना है, कोई किसी भी एंगल से आपको छोड़ना नहीं है। बोरोन की वजह से यहाँ पर ब्राउन हार्ट रोग होता है टर्पिन्स के अंदर। डिसऑर्डर याद रखना है, डिसऑर्डर के साथ उसका क्रॉप का याद रखना है, सिम्टम्स भी याद यदि नहीं रखोगे तो भी चलेगा। तो ब्राउन जो हार्ट है वो किसके अंदर होते हैं, टर्निप के अंदर हो रही है। उसके साथ में यहाँ पर हार्ट रोट हो रही है अपने पास में शुगर बीट के अंदर, किसकी वजह से, बोरोन की वजह से। होलो स्टेम हो रही है अपने पास में कॉलीफ्लोवर के अंदर, किसकी वजह से, बोरोन की वजह से। कैल्शियम की वजह से यहाँ पर पास में बिटर पिट इन एप्पल के अंदर। ठीक है, उसी साथ में बुलिसम एंड रोट यहाँ पर टोमेटो एंड कैप्सिकम के अंदर। मैग्नीज की बात करूं तो क्या पर स्पेकल्ड येलो शुगर बीट के अंदर, मार्स स्पॉट किसके अंदर, पी के अंदर। और यहाँ पर जिंक की वजह से यहाँ पर लिटिल लीफ किसके अंदर, एप्पल के अंदर। ठीक, उसके बाद लिपिड किसकी बात करूँ मैं, जिंक के अंदर। जबकि खीरा डिजीज किसके अंदर थी, यहाँ पर अपने पास में राइस के अंदर। मोलिबेडेनम की बात करूँ एमओ की, तो विप्टेल किसके अंदर देखने को मिलता है, कॉलीफ्लोवर के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा था। जबकि होलो स्टेम किसकी वजह से, कॉलीफ्लोवर के अंदर, किसकी वजह से, बोरोन की वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैल्शियम की वजह से यहाँ पर बल्सम एंड रोड किसके अंदर, टोमेटो एंड कैल्शियम के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है जो बहुत बार यहाँ पर पूछी गई है। डिसऑर्डर आपको याद रखना है, उसका क्रॉप का नाम है आपको याद यहाँ पर रखना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये भी आपको बिल्कुल फैक्ट याद रखनी है, बहुत बार यहाँ पर रिवाइज हुए हैं। मोलिबेडेनम जो है किसके अंदर हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैंने आपको वहां पे बताया था, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आई तो क्या याद रखना है आपको, मोलिबेडेनम और साथ में फेरस। ठीक है, कैल्शियम यूज इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, बिल्कुल सेल वॉल फॉर्मेशन में कैल्शियम यहाँ पर रहता है, साथ में बोरोन भी इसके अंदर हेल्प करता है। इसीलिए क्या थे यहाँ पर सर क्या है यहाँ पर इमोबाइल। इतना ठीक है। नेक्स्ट बात है विटामिन कौन सी, विटामिन B12 है। B12 के अंदर क्या रहता है सर, कोबाल्ट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना है। सल्फर की बात करें तो सल्फर किसके अंदर हो रहा है सर, अमीनो एसिड के अंदर, उसी साथ में प्रोटीन्स के अंदर, उसी साथ में ऑयल सीड क्रॉप है। ऑयल सीड क्रॉप के अंदर भी क्या देखने को मिलता है अपने को, सल्फर मोर अमाउंट में यहाँ पर ऑयल के प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। आपने सुना भी होगा बहुत बार कि जब आप मस्टर्ड होती है, सरसों होती है, ऑयल सीड क्रॉप होती है, उसको मोर प्रोडक्शन के लिए फार्मर सल्फर यहाँ पर एडिशनल यहाँ पर फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज कहाँ पर करते हैं। मैग्नीशियम हेल्प करता है क्लोरोफिल में, ये भी बहुत याद रखना है। उसके साथ में क्रिएटर ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब स्ट्रक्चरल जो अपने पास में कंपोनेंट्स है वो सब किसके अंदर जाएंगे, क्रिएटर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करना, उसको बनाने का काम इसके पास में CHO के पास में था। उसके साथ में NPS जो है अपने पास में है जे एसेसरी यहाँ पर एलिमेंट यहाँ पर थे। लास्ट में आप बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कि है जो एंजाइम कोफैक्टर में कौन है, मैग्नीज, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम, ये तीनों यहाँ जो हमें इन कंट्रोल सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, तो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बनाने का काम होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। में यहाँ पर स्ट्रक्चरल एलिमेंट CHO है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट NPK, जिसको अपन प्राइमरी एलिमेंट बोले थे, तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट NPK, स्ट्रक्चरल एलिमेंट CHO। मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो यहाँ पर मेजर या मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग्रेटर देन 1 ppm, वहां पर भी मैंने आपको बताया था। जबकि यहाँ पर लेस देन 100 ppm, 10 ppm से नीचे आएंगे वो किस में आएंगे, माइक्रो के अंदर। फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स में आ जाएगा NPKS। ठीक है, तो सर ने अपने पास में न्यूट्रिएंट ऑफ लाइम के अंदर क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ पर रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसके बाद एनर्जी एक्सचेंज न्यूट्रिएंट कौन सा है अपने पास में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैंने बात करी तो हाइड्रोजन, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाता है अपने पास में, ऑक्सीजन। ठीक, ये तो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आती है। ठीक, तो जितना मैंने आपको इसके अंदर बताया, आपको क्या क्या बताया मैंने आपको एक बार समराइज कर लीजिए। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, कुछ भी गलती यहाँ पर नहीं करनी है। क्लासिफिकेशन के अंदर अमाउंट के बेसिस पे यहाँ पर पढ़नी है, अवेलेबिलिटी के बेसिस पे यहाँ पर पढ़नी है, जैसे में रोल के बेसिस पे यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद में सिंपली आपको क्या पढ़ना है, मोबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोबिलिटी वाला कंसेप्ट आपको पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ लोगे मोबिलिटी वाला, उसके साथ में आपको इसके फंक्शन एंड डेफिशिएंसी वाला। ठीक है, फंक्शन किससे रिलेट करना है, जो मैंने आपको बताया था, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी। इतना सिर्फ आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ इसके अंदर डिटेल में आपको यहाँ पर नहीं जाना। जितना PPT बताया उससे बार आपको नहीं जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्त वगैरह को ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी अपन रेगुलर यहाँ पर वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, कोशिश करेंगे आपके लिए बहुत शानदार यहाँ पर आपको PYQ वगैरह और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहाँ पर की जाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।